क्वेश्चन जिससे आपने पहला क्वेश्चन करना है या आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून। माइनॉरिटी कंसर्न की तमाम टीम की जानब से अपने तमाम नाजरीन और मेहमानों को हम आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हुकूक के हवाले से पाकिस्तान में खबरें शाया करता है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीकली वेबिनार भी मुनक़्क़द करते हैं। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है घरों में बच्चों की मजदूरी गुलामी की बदतरीन शक्ल है। हमारे साथ आज के मौजू पर इजहार ख्याल करने के लिए जो साथी मौजूद हैं, लाहौर से मोहतरमा नबीला फ़ैरोज़ भट्टी साहिबा, लाहौरी से राशिदा कुरैशी साहिबा और इमरान जावेद कुरैशी साहब, और फैसलाबाद से अभी थोड़ी देर में हमें मोहतरमा रज़िया शौकत साहिबा भी ज्वाइन कर लेंगे। मेरा ख्याल उन्होंने ज्वाइन कर लिया शायद। प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न के फेसबुक पेज पर लाइव पेश किया जा रहा है। नाजरीन इसे वहां पर बराह रास्त देख सकते हैं। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कल माइनॉरिटी कंसर्न के यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट की जाएगी। हमारे आज के प्रोग्राम की निजामत हमारी साथी नाजिया सरदार साहिबा करेंगी। आप ह्यूमन राइट्स प्रोफेशनल होने के साथ साथ कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग का भी आपको वसी तजर्बा हासिल है। आपका मेन फोकस सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, पीस बिल्डिंग एंड जेंडर डेवलपमेंट है। आपने पॉलिटिकल साइंस और जेंडर एंड विमेन स्टडीज में आला तालीम हासिल की है। इसके अलावा आपने एमफिल की डिग्री भी हासिल की हुई है। आज के प्रोग्राम के लिए आप हमें फैसलाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू नाजिया। बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगल साहब आपका और हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उनका। जैसा कि आफ्ताब साहब ने आपके साथ शेयर किया है कि हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं उनमें नबीला फ़रोज़ भट्टी साहिबा हैं जो कि लाहौर से बिलोंग करती हैं, राशिदा कुरैशी साहिबा हैं जो कि लाहौर से बिलोंग करती हैं, इमरान एडवोकेट साहब हैं जो कि लाहौर से बिलोंग करते हैं, और रज़िया अजीज़ साहिबा है जो कि हमें फैसलाबाद से जिस सिटी से मैं तलक रखती हूँ वहाँ से हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। प्रोग्राम का जो है वो बता दिया गया है कि आज का टॉपिक जो है वो क्या है। थोड़ा सा मैं जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं उनका इंट्रो जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी कि वो किस कम्युनिटी से या किस तरह के काम के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। सोशल वर्क है, मतलब वर्कर है सारे और अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं डिफरेंट फील्ड ऑफ वर्क के ऊपर ना। तो जैसा कि मैंने पहले यहाँ पर जो है वो जिक्र किया है, नबीला फ़रोज़ भट्टी साहिबा जो है वो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इंसानी हकूक़ की कारकुन है, फेमिनिस्ट है, कॉलमिस्ट है, बहुत सारे कॉलम्स जो है डिफरेंट इश्यूज के ऊपर लिखते हैं। अभी रिजवाना केस के ऊपर भी इन्होंने रिसेंटली जो है वो लिखा है। ब्लॉगर है, रिसर्चर हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। इसके साथ साथ ये पीस कमीशन जो है फॉर माइनॉरिटी राइट्स उसके साथ भी काम कर चुकी हैं। लाइजॉन ऑफिसर सांझ जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जो है वो काम कर चुकी है। फॉर्मर लेक्चरर जो है वो रही हुई हैं सेंट मैरीज कॉलेज में, और इसके साथ साथ कंसल्टेंट के तौर पर जो है वो काम किया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसमें तांग व सेब है, नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस है। इसके साथ साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं रज़िया अजीज साहिबा, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वीमेन शेल्टर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एज ए प्रेसिडेंट जो है वो लीड कर रही हैं और डिफरेंट इश्यूज के ऊपर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें कैरिटास है और स्पार्क जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो काम करती हैं। ज्यादा जो थीमेटिक एरियाज के अंदर जो इन्होंने काम किया है वो चाइल्ड एजुकेशन पे है, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है वो दोनों है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो डिफरेंट इश्यूज के ऊपर, जिसमें विमेन राइट्स है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है और फॉर्मल एजुकेशन जो है उस पर जो है वो काम कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो है हमारे साथ राशिदा कुरैशी साहिबा है, जो कि एक इदारा है सर्च फॉर जस्टिस जिसके साथ वो काम कर रही हैं, और
ज्यादातर जो है इनका काम वो चाइल्ड राइट्स के ऊपर है, डिफरेंट जो है इश्यूज के ऊपर लिखते भी हैं, और खास तौर पर जो है पार्लियामेंटेरियंस जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ मिलकर चाइल्ड राइट्स के ऊपर जो है वो काम करती हैं। और फोकस जो है वो यूएन कन्वेंशन राइट्स ऑफ द चाइल्ड है, जिसमें ये डिफरेंट इश्यूज को लेकर उसके ऊपर एडवोकेसी एंड लॉबिंग करते हैं, और थ्रू जो है जैसे मैंने स्टार्ट में अभी जो है थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके साथ मिलकर लेजिस्लेशन को जो है इम्प्रूव करने के लिए और उसकी बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो काम करती हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट इमरान कुरैशी साहब, जो कि एक इदारा है पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन, उसमें एज अ लीगल एक्सपर्ट, और इनकी जो हेल्पलाइन है 1043 उसके लिए काम करते हैं। इसके साथ साथ बाय प्रोफेशन ये एडवोकेट हैं और मास्टर डिग्री जो है इनकी पॉलिटिकल साइंस में है। डिफरेंट जो इदारे हैं जिसमें खास तौर पर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स उसके मेंबर हैं, बार काउंसिल के मेंबर हैं, और ज्यादातर एक्सपर्टीज जो है वो फैमिली लॉज के ऊपर है, लेबर राइट्स के ऊपर और चाइल्ड राइट्स के ऊपर जो है वो काम करते हैं। तो आज जो है ये 5 हमारे साथ स्पीकर्स हैं, जो कि हमारे साथ जो हमारा थीम है डोमेस्टिक लेबर वर्स फॉर्म ऑफ स्लेवरी, के जो बच्चा मजदूरी है उसकी पाकिस्तान के अंदर वो एक बदतरीन शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुका है। उसके ऊपर जो है हम डिफरेंट जो है स्टेजेस के ऊपर जो है वो बात करेंगे इन पैनलिस्ट के साथ। तो सबसे पहले जो है शुरू करने से पहले मैं तमाम स्पीकर्स का फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे इनविटेशन को जो है वो एक्सेप्ट किया और आज हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा बने हैं, ताकि हम जो है इसको डिस्कस कर सके और उसके लिए वे फॉरवर्ड्स जो है वो तलाश कर सके कि हम अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ मिलके इस इश्यू को जो है वो कैसे जो है ओवरकम कर सकते हैं अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। तो सबसे पहले तमाम जो स्पीकर्स हैं, अगर मेरी आवाज जो है स्मूथली आप तक पहुंच रही है, तो पहला जो है आज एक जो सवाल निकल के आता है हमारे सामने कि जो चाइल्ड लेबर है इसकी फॉर्म्स क्या हैं, चाइल्ड लेबर होता क्या है, इसकी फॉर्म्स क्या है, और इसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं नबीला बाजी से रिक्वेस्ट करती हूँ, नबीला फरोज साहबा से, कि वो इसको ओपन करें इस डिबेट को या इस डिस्कशन को, और फिर हम फर्दर अपने स्पीकर्स जो हैं उनके साथ इसको लेके चलेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नाजिया। एक वेरिफिकेशन देना चाहूंगी कि अभी तक मैंने रिजवाना केस पे आर्टिकल नहीं लिखा, लेकिन मैं लिख रही हूँ आजकल, और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के जो मैगजीन होता है उसमें आ जाएगा। लेकिन सॉरी हाँ, मैंने जोरा केस पे लिखा है, फिर उस आई थिंक सो उनकी तरफ कोई इंटरनेट के सिग्नल्स का इशू है। तो रास्ता, अगर आप इसी क्वेश्चन को जो है एड्रेस करना चाहें प्लीज। थैंक यू सो मच नाजिया। बिल्कुल आपने सवाल पूछा सबसे पहले तो कि ये जो चाइल्ड लेबर है, बच्चों की जो मजदूरी है, ये होती क्या है। सो बच्चों की मजदूरी को जो है वो हम कुछ इस तरह से इसकी डेफिनेशन जो है वो उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऐसा कोई भी काम जो बच्चा करते हुए उसकी तालीम, उसकी सेहत या उसकी अखलाकियात को नुकसान पहुंचे या पहुंचने का खदशा हो, तो उसको हम चाइल्ड लेबर कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे के मुशक्कत करने की वजह से अगर उसका स्कूल का, उसकी एजुकेशन का सिलसिला जो है वो रुक गया है, तो वो चाइल्ड लेबर है। अगर उसकी सेहत खराब हो रही है और अगर उसको वो किसी ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे उसकी सेहत खराब होने का खदशा है, या फिर वो किसी ऐसी गैर मुनासिब जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे शायद बच्चे का काम करना जो है वो ठीक नहीं है, और वो कहीं अडल्ट जगह पे जो है वो जो अडल्ट के लिए है वहां पे काम कर रहा है, सो वो अखलाकियात को उसकी को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है, तो इसको हम जो है वो चाइल्ड लेबर कंसीडर करते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि एक चाइल्ड लेबर है और एक चाइल्ड वर्क है। सो चाइल्ड वर्क को हम अप्रिशिएट करते हैं कि अगर बच्चा जो है वो काम करता है, अगर वो स्कूलिंग भी कर रहा है, उसको जो है वो खेलने कूदने का, आराम करने का
अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारने का या उसके बाकी जो भी लवाजमात हैं जिंदगी के वो पूरे हो रहे हैं, और अगर साथ में वो कुछ अपनी जरूरियात के लिए या अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ वक्त के लिए काम भी कर रहा है, तो उसको हम चाइल्ड वर्क कंसीडर करते हैं, उसको हम चाइल्ड लेबर नहीं कहते हैं। सो पाकिस्तान में जो है वो चाइल्ड लेबर के जो है ना वो मुख्तलिफ शक्लें आपको नजर आती हैं। मिसाल के तौर पे आपको बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ वर्कशॉप्स पे, रेस्टोरेंट्स पे काम करते हुए जो है वो नजर आते हैं। एक नई डायमेंशन अब जो है वो भी आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा एक तादाद जो है वो आपको बच्चों की नजर आती है। उसके अलावा जो है वो अब जो खास तौर पे आज हमारा टॉपिक है, एक तो और भट्टे पे भी, खास तौर पे भट्टे पे भी आपको बच्चे जो है वो काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो सबसे जो टॉपिक है हमारा, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, जो कि स्लेवरी की, मॉडर्न स्लेवरी की एक जदीद शक्ल है, विच इज चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर। ऐसे बच्चे जो लोगों के घरों में काम करते हैं और जो 24/7 के मुलाजिम होते हैं, उनकी कोई टाइमिंग नहीं होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा वर्कशॉप पे काम करता है वो किसी टाइम के पीरियड के लिए वो वहां पे जाता होगा, लेकिन ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वालिदैन एक ही दफा जो है वो किसी के घर में रखवा देते हैं। कुछ उनका एडवांस भी जो है वो ले लिया जाता है और बाकी जो है वो उससे मंथली उनके साथ तय कर ली जाती है, और वालिदैन को वो मंथली जो है वो बजरिया किसी जराए के जो है वो उनको ट्रांसफर कर दी जाती है। वो उनको मिलने आने का भी जो है वो मुनासिब नहीं समझते हैं कि आके बच्चे से मिला भी जाए और वो आके उनसे उसकी सो कॉल सैलरी जो है वो भी ली जाए। सो इसको हम जो है वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी कहते हैं, जो कि गुलामी की एक जदीद शक्ल है। और ये सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में एक बच्चों की मजदूरी की, बच्चों की मुशक्कत की जो बुरी शक्ल जिसने पेश की है, वो चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर है। क्योंकि वाहद ये ऐसा शोबा है जिसमें बहुत ज्यादा बच्चों की अमवात हुई हैं, जिसमें बहुत ज्यादा बच्चों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। बहुत शुक्रिया। हम नबीला फरोज भट्टी साहबा की तरफ वापस आते हैं। आई थिंक सो कि कुछ वो इंटरनेट का इश्यूज आगे होंगे, तो जिसकी वजह से प्लीज जहां से मैंने छोड़ा था मैं वहां से बात करूं या राशिदा ने कर ली है? नहीं, आप प्लीज बात करें। जी। तो हाँ, वो एक तो मैंने अपनी क्लैरिफिकेशन दिया। दूसरा, चाइल्ड लेबर के बारे में आपने पूछा था, तो चाइल्ड लेबर असल में ये जो एक बहस है ना, ये चाइल्ड लेबर की तो बहुत सी किस्में हैं। हम आपने आसपास देखते हैं, फैक्ट्रीज में बच्चे काम करते हैं, घरों में बच्चे काम करते हैं, वर्कशॉप्स पे काम करते हैं, स्ट्रीट में बच्चे छोटी छोटी चीजें बेच रहे होते हैं, गाड़ियां साफ करते हैं। तो ये सारी चाइल्ड लेबर की किस्में हैं। लेकिन अगर हम चाइल्ड लेबर को डिफाइन करें तो चाइल्ड लेबर वो है जहां पे बच्चा काम करता है, एक तो वो डायरेक्ट वालिदैन की सुपरविजन में नहीं होता, दूसरे उसकी एजुकेशन इफेक्ट हो रही होती है, वो पढ़ नहीं पाता। और जो ILO का कन्वेंशन है वो यही कहता है कि एजुकेशन इफेक्ट हो रही हो और उसकी सेफ्टी, उसके मॉरल्स, मतलब उसकी अखलाकियात पे बुरा असर पड़ रहा है, वो उसकी कंपनी को प्रॉपर पेरेंट्स या गार्डियन जो है वो मॉनिटर नहीं कर पा रहे, उसको ठीक से बता नहीं रहे, उसकी फिजिकल मेंटल किसी भी तरह की जो डेवलपमेंट है वो रुक रही है, तो वो चाइल्ड लेबर है। बहुत दफा हम सोचते हैं कि घरों में भी 13 साल की बच्ची है तो वो आटा गूंद रही है, माँ के साथ हेल्प कर रही है, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड वर्क। चाइल्ड वर्क वो है जिसमें आपकी एजुकेशन इफेक्ट नहीं हो रही, आपकी हेल्थ इफेक्ट नहीं हो रही, आप अपने पेरेंट्स से दूर नहीं है। तो चाइल्ड वर्क पे किसी को एतराज नहीं है। बच्चों की ट्रेनिंग, तरबियत, डिसिप्लिन के लिए चाइल्ड वर्क जरूरी है। लेकिन चाइल्ड लेबर वो है जहाँ पे बच्चे की एक्सप्लॉयटेशन होती है, बच्चे को हार्म किया जाता है, बच्चे की एजुकेशन नहीं होती। तो इस तरह से चाइल्ड लेबर और चाइल्ड वर्क में डिफरेंस भी है। और जो मुखालफत है, जो हमारी कैंपेन है, जो हमारी डिमांड है, वो यही है कि गवर्नमेंट चाइल्ड लेबर जो है उसको कंट्रोल करे, उसको बैन करे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हम इसी क्वेश्चन को जो है हमारे जो दो और स्पीकर्स हैं उनके साथ इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। इमरान साहब, यही सवाल कि चाइल्ड लेबर होता क्या है और इसकी फॉर्म्स क्या है, काइंड्स क्या है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे बात कर दी राशिदा ने और वो नबीला साहबा ने, इसमें हम इसको आगे जोड़ते हैं। जो डोमेस्टिक वर्कर एक्ट 2019 जो हमारे पंजाब की हद तक लागू हुआ है,
इसमें चाइल्ड वर्क को डिफाइन किया गया है एज ए लाइट वर्क, पार्ट टाइम जॉब के हवाले से उनके लिए, और उसमें एक एज डिफाइन कर दी गई है कि 15 साल से छोटे बच्चे को डोमेस्टिक वर्क में, लाइट वर्क में भी नहीं इंगेज किया जाएगा। 18 के दरमियान जो माइनर की एज है मिनिमम वो 18 ईयर्स है, और जो मेजर 18 साल से बड़े वो जो चाइल्ड की कैटेगरी से गुजर जाते हैं, तो इसलिए 15 और 18 साल के दरमियान में जो है इसे उन्होंने चाइल्ड वर्क में डिफाइन किया है। और इसके तहत पार्ट टाइम काम है वो अपनी स्कूलिंग के साथ, एजुकेशन और दूसरी तमाम जो एक बच्चे को चाहिए खेल कूद के, एंटरटेनमेंट के, उसकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें, उसके साथ अगर वो पार्ट टाइम चाइल्ड वर्क करना चाहे तो उसे अलाउ करता है ये लॉ। और इसके लिए भी एम्प्लॉयर जिसके पास वो काम करेगा उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई है, और जो चाइल्ड वर्क करेंगे, करना चाहते हैं, उनके जो गार्डियन हैं या उनके पेरेंट्स हैं या उनके जो भी सरपरस्त हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इस कानून के तहत, और एम्प्लॉयर की भी रजिस्ट्रेशन होगी। कानून तो अच्छा है मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है, लोगों को इसकी अवेयरनेस भी नहीं है। एज ए जनरल पर्सपेक्टिव में हम ये देखते हैं, जैसे आपने सवाल किया है कि चाइल्ड लेबर क्या है और चाइल्ड वर्क क्या है, इसमें देखें कोई भी चीज ऐसी हो, चाहे वो बड़े पे चाहे वो छोटे पे, अगर वो फोर्सफुली हो, उसकी कंसेंट के खिलाफ हो, और वो ऐसा काम हो जिससे उसकी हेल्थ, उसकी सोच और उसकी ग्रूमिंग और उसकी नफ्सियात पे असर आ रहा हो, तो वो सारा उसी एक फोर्सफुल चीज में आ जाता है, चाहे उसे आप लेबर कह लें, उसे स्लेवरी कह लें, चाहे उसे कोई भी नाम दे दें। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि लेबर जो सी है वो एक विलिंगली और एक ख़ास पर्पस के लिए है। अब लेबर और वर्क में आगे डिफरेंशिएट चीज़ें होती हैं, जो जो आपका आगे डिस्कशन बढ़ेगी तो हम उसमें करेंगे। अभी हम रिमेन फोकस करते हैं, जो हमारी एक पार्टिसिपेंट रह गई हैं वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, फिर हम लॉ पे फोकस करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका कि जैसे हमारे तीनों जो स्पीकर्स हैं वो बात कर चुके हैं, जिससे उनकी एजुकेशन, हेल्थ और उसके जो इमोशंस हैं वो अफेक्ट होते हैं, तो हम उसको चाइल्ड लेबर के अंदर जो है वो उसको कंसीडर कर रहे हैं, या कि अफेक्टेड कहते हैं कि उससे अगर कोई बंदा जो है अफेक्टेड होता है तो वो चाइल्ड लेबर और स्लेवरी में जो है वो गिना जाता है। जी रजिया अजीज साहबा है, लास्ट पे आप हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। बाजी अनम्यूट करें खुद को। हेलो हेलो, जी जी सुन रहे हैं, प्लीज बोले। गुड इवनिंग। जैसा कि बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर आफ्ताब मुगल साहब का और नादिया का, जिन्होंने आज के बड़े अच्छे सेशन पे हमें इनवाइट किया कि हम बात कर सके। तो चाइल्ड लेबर जो है मेरे ख्याल में तो 15 साल के कम एज के जो बच्चे हैं जो कि जिनकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है, और डिफरेंट जगहों में, जैसा कि फैसलाबाद में देखा जाए बहुत सारी कपड़ों की फैक्ट्रियां हैं, और मुख्तलिफ जगहों में ये बसों के अड्डे हैं, और जैसे कि ये मार्बल के फैक्ट्रियों में बच्चे जो काम कर रहे हैं, भट्टों पे काम कर रहे हैं और होटलों में काम कर रहे हैं, उनकी जो है सेहत पे बुरा असर पड़ रहा है, और उनकी एजुकेशन पे जो है वो बुरा असर पड़ रहा है, उनको कोई एजुकेशन नहीं मिल रही। और बच्चों की सोसाइटी जो है, जैसे कि आपको देखा जाए कि अगर बच्चा किसी होटल में काम कर रहा है तो उसको वहाँ की जो डेली अगर वो जाता है तो बहुत कुछ बुरी आदतें जो वो सीखता है, जैसे कि मुख्तलिफ लोग वहाँ पे आते हैं और उसको छोटे के नाम पे पुकारते हैं, या उसको डिफरेंट उनके नाम रखे जाते हैं। और 15 साल या उससे कम एज के बच्चे देखा जाए तो आजकल ये गाड़ियां जो है वो मोटर बाइक, ये चिंग चिंग रिक्शे जो है वो चला रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो
मोटरसाइकिल जो है वो चला रहे हैं, कि चाइल्ड लेबर तो नहीं वो कर रहे, लेकिन उनकी जिंदगी को खतरा तो है। लेकिन ये है कि चाइल्ड लेबर फैसलाबाद में तो बहुत सारी इधर मुख्तलिफ, आप चौकों में चले जाएं, जैसे डी ग्राउंड है यहाँ पे, बड़ी फेमस जगह है, वहां पे आप जाते हैं तो वहां पे आपको शाम के टाइम रात को 12-1 बजे तक बहुत सारे बच्चे आपको चाइल्ड लेबर मिलेंगे। और बहुत सारी चीजें जैसे फ्लावर्स हैं या बहुत सारी चीजें जो वो आपको सेल करते हुए मिलेंगे, कि हमारे घर में आटा नहीं है, हमारे घर में मैंने अपनी फीस देनी है, मेरी अम्मी बीमार है, मेरे पापा बीमार है। बहुत सारे, इतनी रात देर तक ये बच्चे चाइल्ड लेबर करते हैं और मुख्तलिफ चीजें सेल करते हैं, तो उनकी सेहत पे भी असर पड़ रहा है। और उनकी जो उनकी आदतें भी जो है वो बाहर, अगर इतनी देर तक वहां पे रहेंगे, घर से बाहर रहेंगे, क्योंकि घर एक शेल्टर है, उनको महफूज, बच्चों को समझा जाता है कि घर में बच्चे महफूज है। अगर इतनी देर तक वो घर से बाहर रहेंगे तो उनकी सेहत पे भी बुरा असर पड़ेगा, उनकी आदतें भी बिगड़ेंगी, और बहुत कुछ बुरी आदतें लेके वो घरों में जाएंगे, और घरों में जैसे कि दूसरे बच्चे हैं वो भी बहुत कुछ उनकी आदतों से सीखेंगे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि चाइल्ड लेबर 15 साल की कम एज के जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर में गिने जाते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि रूट कॉजेज क्या हैं, डोमेस्टिक लेबर की जो रूट कॉजेज हैं वो क्या है। और इसके साथ साथ जैसे पीछे एक सवाल जो है वो काफी जो है उसको किया तो है बयान कि हम इसको कैसे देखते हैं, इसके काइंड्स क्या है, कैसे हम इसको देखते हैं। कुछ लोग जो है चाइल्ड वर्क और चाइल्ड लेबर को जो है वो साथ में गिनते हैं, तो हम अगर उसको डिफरेंशिएट करते हैं या सेग्रीगेटेड करते हैं कि ये जो है ये जो काइंड्स हैं ये डोमेस्टिक लेबर में आती हैं, जो कि चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर है, और इसकी रूट कॉजेज क्या हैं। तो स्टार्ट जो है पहले की तरह हम नबीला फिरोज भट्टी साहबा से करते हैं और फिर फर्दर आगे जो स्पीकर्स हैं इस पे बात करें। थैंक यू। नाजिया, पहली वजह तो यही है कि हमारी सोसाइटी एक फ्यूडल पैट्रियार्कल सोसाइटी है, और इसमें बच्चों, पैट्रियार्की में सिर्फ औरत को नहीं दबाया जाता, पैट्रियार्की में बच्चों को भी, ट्रांसजेंडर्स को भी दबाया जाता है। तो बच्चों को दबा के रखना, उनसे खिदमत लेना, उनको गुलाम बना के रखना, ये एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरी वजह यह है कि बच्चा जो है वो उस तरह से, जिस तरह एक एडल्ट अपने हक के लिए खड़ा हो सकता है, कि अगर घर की मालकन या मालिक कोई काम कह रहे हैं और वो काम किसी बड़े को लगे कि उसके लिए ठीक नहीं है, तो वो उससे इनकार भी कर सकता, लेकिन बच्चा नहीं करता। फिर ये कि लेबर बच्चे की जो है वो सस्ती मिल जाती है, पूरी जिस तरह से एक एडल्ट की का काम होता है उस तरह से बच्चे से काम ले लिया जाता है, लेकिन उसको लेबर जो है वो थोड़ी दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर जो है एक तरह से डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर नॉर्मलाइज हो गई है, मतलब किसी को लगता ही नहीं है कि ये गलत काम है, ये गलत बात है। तो बच्चे को मुलाजम रखना एक तरह से नॉर्मल हो चुका है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं। फिर ये कि हमारे बड़े लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं और जो जिनका असर और रसूख भी है, जो सियासतदान भी हो सकते हैं, जो जज भी हो सकते हैं। जज का तो आप देख लेना, ये रिजवाना केस में भी क्या चल रहा है, और इससे पहले जब हुआ था तो तैयबा केस में भी वो जज के घर में थी। तो सियासतदान हों, बड़े जागीरदार हों, बड़े ओहदों पे फायज लोग हों, उनके घरों में बच्चे जो हैं वो मुलाजम होते हैं, तो क्योंकि वो असर रसूख वाले लोग होते हैं, इसलिए चाइल्ड लेबर के खिलाफ जो है वो लेजिस्लेशन भी प्रॉपर नहीं की जा पा रही, और जो थोड़ी बहुत लेजिस्लेशन है उस पर अमल दरामद भी नहीं हो पा रहा। तो ये मुख्तलिफ वजूहात। फिर एक बहुत बड़ी वजह अगर रिजवाना के केस में देखा जाए तो रिजवाना की माँ की उम्र 31 साल है, और 31 साल में उसके 10 जिंदा बच्चे हैं और 2 उसके मिसकैरेजेस हुए हैं। तो आप देखें कि उसने कितनी उम्र बच्चे जनते और किस तरह से गुजारी है। तो चाइल्ड मैरिज, इसके अलावा एजुकेशन का ना होना, पावर्टी। वैसे मैं पर्सनली पावर्टी को इसकी बड़ी वजह नहीं समझती, क्योंकि
अगर हम चाइल्ड लेबर में बच्चों को घुसाते हैं तो वो पॉवर्टी का और एग्जेजरेटेड सर्कल बनता है और ज्यादा बढ़ती है। लेकिन ये देखें कि जिनके रस्मो रिवाज इस तरह के हैं कि छोटी बच्चियां हैं और वो स्कूल नहीं जा रही, वो उनकी शादियां कर देंगे या उनको लोगों के घरों में रखवा देंगे। तो एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 25A के तहत, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली इम्प्लीमेंट होने की जरूरत है। उसकी जो वीक इम्प्लीमेंटेशन है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। और उसके अलावा अगर हम और तफसील से बात करें, या अगर आप मुझे इजाजत देंगी तो आगे हम करेंगे, हमारे जो लॉज हैं वो बहुत वीक हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से, तो ये एक बहुत बड़ी कॉज है। सोसाइटी का माइंडसेट जो है वो एक बहुत बड़ी कॉज है कि सोसाइटी इसको किस तरह से लेती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं इन्वॉल्व। थैंक यू। शुक्रिया। बहुत ही मेजर पॉइंट्स जो हैं वो आपने डिस्कस किए हैं। अभी राजता की तरफ चलते हैं। राजता, आप क्या देखते हैं कि रूट कॉजेज क्या हैं डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर की, और इसको जो अगर कैटेगराइज किया जाए काइंड्स में लेके आए तो किस तरह की जो काइंड्स हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर? थैंक यू सो मच नाजिया। मैं बिल्कुल नबीला आपा की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी कि अगर आप लोगों से सवाल करेंगे ना, जैसे अभी आपने हमसे सवाल किया है कि चाइल्ड लेबर की क्या कॉजेज हैं, तो आपको 99% ये जवाब मिलेगा जी गुर्बत बड़ी है, इसलिए लेबर बहुत है, जो कि इंतहाई एक फजूल जवाब है। गुर्बत जो है वो चाइल्ड लेबर की बिल्कुल भी, हाँ, वन ऑफ द रीजन हो सकती है मे बी, लेकिन चाइल्ड लेबर की वजह जो है, जो बेसिक कॉज है, वो गुर्बत बिल्कुल नहीं है। मुझे तो समटाइम्स लगता है कि चाइल्ड बच्चों से मुशक्कत कराना, बच्चों को गुलाम रखना, बच्चों से मजदूरी करवाना जो है ना, वो एक फैशन के तौर पे जो है ना वो आप सामने आ रहा है। लोग जो है वो इसको अपना एक स्टैंडर्ड समझना शुरू हो गए हैं। एक चीज तो ये, खास तौर पे जो लोग घरों में बच्चों को रखते हैं, मिसाल के तौर पे एक घर में 3 भाई हैं, तो तीनों की जो बेगमात हैं, अगर एक बड़ी वाली ने जो है वो अपने बच्चों के लिए एक छोटी बच्ची संभालने के लिए रखी हुई है, तो फिर वो बाकियों का मुकाबला हो जाता है कि क्यों उन्होंने रखी है, तो फिर मेरे लिए भी जरूरी है कि मैं भी एक रखूं। सो ये वाली भी है। सेकेंडली, वही वाली बात के जो बच्चा होता है ना, उसको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है। उसको आप कम उजरत पे रखेंगे और आप उससे काम जो है वो बड़े से कहीं ज्यादा कराएंगे। सो ये एक बहुत बड़ी रीजन है। बड़ा जो है वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर सकता है, बच्चा नहीं करेगा। बड़े को जो है उसका कोई बीमार हो सकता है, वो उसकी आदत के लिए जाना पड़ेगा, वो छुट्टी मांगेगा। उसका कोई फौत हो गया, वो आपसे छुट्टी मांगेगा, उसने वहां पे जाना है। बच्चे के ये मसाइल नहीं है। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, आप अपना गुस्सा, आप अपनी परेशानियां, सब कुछ जो है वो बच्चे पे निकाल सकते हैं। और बच्चा आपको आगे से, क्योंकि बच्चे जो है वो लेस पावर होते हैं, बच्चे को दबाना आसान है, बच्चे को जो है उस पर कंट्रोल करना आसान है, बड़ों को आप उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो इस वजह से प्रेफर करते हैं कि हम कम उजरत में, कम पैसों में बच्चों को जो है वो मजदूरी पे जो है वो रखें। और यही, इसी वजह से हम इसको एक इकोनॉमिक, बच्चों की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी कहते हैं। क्योंकि अगर आप एक काम पे बड़े को रखेंगे तो आपको उसको ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन आप उसी काम के लिए जो है अगर छोटे को रखेंगे तो आप 150 के ऊपर जो है उसको वो छोटा कह के बुला भी रहे होंगे और उसको 150 जो है वो दे रहे होंगे। तो इस तरह से ये वही वाली बात है कि गुर्बत का जो सर्कल है ना, ये फिर वो उसी तरह से चलता रहता है। क्योंकि वो बच्चा काम करता रहेगा, बच्चा फिर बड़ा होगा, वो उसके बच्चे भी, उसके बच्चे भी, उसके, ये सर्कल उसी तरह से चलेगा। वो कभी भी उस गुर्बत के सर्कल से जो है वो निकल नहीं सकते। और इसकी मुख्तलिफ अशकाल वही वाली हैं जो हमने पहले जिनकी बात की। फैक्ट्रीज में आपको नजर आते हैं, आपको रेस्टोरेंट में नजर आते हैं, आपको जो है वो सिग्नल्स पे आप देख लें, छोटी छोटी कुछ ना कुछ चीजें जो है वो पकड़े हुए आपको वहां नजर आते हैं। आप मोटरसाइकिल ठीक करने की दुकान हो या आपको गाड़ियों की जो है वो वर्कशॉप हो, सो हर जगह पे आपको बच्चे जो है वो कुछ ना कुछ करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। जहां तक बात है चाहे डोमेस्टिक लेबर की, आप विजिट करती हैं, आप भी करती होंगी, किसी भी मार्केट चली जाए, किसी मॉल चले जाएं, आपको एक अच्छी खासी बेगम के पीछे जो है वो, खातून के पीछे जो है एक बहुत ही मासूम सी बच्ची जो है फुल शॉपर उठाए, या एक छोटे अपने से थोड़े से छोटे बच्चे को उठाए जो है वो चल रही होगी। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाएं
तो आपको एक पूरी फैमिली बहुत हंसती खेलती और तरह तरह के लवाजमात जो है वो खाती हुई नजर आएगी, और साथ ही उसके पिछले टेबल पे एक छोटी सी बच्ची जो है वो डरी हुई सहमी हुई जो है खामोशी से वैसे ही बैठी नजर आएगी, और उसके पास जो है वो एक चिप्स का पैकेट भी नहीं होगा। सो ये एक माइंड सेट भी है। हमारी जो सोच है ना, नबीला आपा वाली बात है कि हमारी सोच में ना लोगों को गुलाम बनाना जो है ना, लोगों पे हुकूमत करना, वो एक हमारी सोच में हमारी शामिल है। लेकिन चूंकि आप बड़ों को गुलाम नहीं बना सकते, बड़ों ताकतवर होते हैं वो शायद आपके, तो आप वो जो अपना गुलामी का शौक है वो उन बच्चों पे पूरा कर रहे होते हैं, उन बच्चों को जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और फिर जब वो छोटी से छोटी गलती, आप देखिए कोई इतनी बड़ी, जब भी कोई चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर का वाक्य आता है ना सामने, कोई इतनी बड़ी गलती नहीं होती है किसी बच्चे की। हाँ, उसके ऊपर फिर बचने के लिए खुद उस पे चोरी का इल्जाम लगाना, उसके ऊपर कोई और चीज का इल्जाम लगाना, लेकिन सबसे क्या गलती होती है, चाय का कप गिरा दिया था, पत्ती गिरा दी थी, फ्रिज में से कुछ निकाल के, आपको याद होगा पिछले दिनों एक केस जो है वो रिपोर्ट हुआ था कि फ्रिज में से बच्चे ने खाना निकाल के जो है वो खा लिया था। सो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है ना, वो उसको उस पर इस कदर बेईमाना तशद्दुद की वजह बनती हैं कि आप उसको देख भी नहीं सकते हैं, उस वो जब उस बच्चे की जो हालत जो है वो की जाती है। सो मेरा ख्याल है कि इसकी एजुकेशन बहुत बड़ी, देखिए हमारे पास 25A तो मौजूद है, हमारे पास लेजिस्लेशन में जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट हमारे पास मौजूद है, लेकिन और जो ये कहता है कि 5 से 16 साल का बच्चा शुड बी इन स्कूल, और उसको मुफ्त और लाजमी तालीम देना जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए हमारे तो लॉज के अंदर भी कॉन्ट्राडिक्शन है ना। एक तरफ जो है वो 16 साल का बच्चा जो है वो स्कूल में होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो है आप अलाउ कर रहे हैं कि 15 साल तक का बच्चा जो है, 15 साल से ऊपर का बच्चा काम जो है वो कर सकता है, भले वो लाइट वर्क, लेकिन इस लाइट वर्क को चेक कौन करेगा? हम लाइट वर्क तो मैं अक्सर एग्जांपल देती होती हूँ कि मिसाल के तौर पे वॉशिंग मशीन घर में हम लगाते हैं, तो उसमें कोई ऐसा क्या काम है कि मशीन चला के उसके अंदर कपड़े डालने हैं और कपड़े जो है वो खुद ब खुद धुलने हैं और आपने निकाल लेने हैं, ऐसे ही है। लेकिन अगर उसी मशीन से बच्चे को करंट लग जाए और उसकी खुदा ना खास्ता जो है वो डेथ हो जाए, तो क्या वो लाइट वर्क रहेगा? वो नहीं रहेगा लाइट वर्क। सो आप कैसे घरों के अंदर जाके जो है वो चेक करेंगे कि ये बच्चों से जो है वो लाइट वर्क कराया जा रहा है या बच्चे जो है वो कुछ और काम कर रहे हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता है ना इस तरह से। जब आपने एक बच्चे को रखा ही मुलाजम के तौर पे, या आपने उस बच्चे को रखा ही काम करने के लिए, तो फिर आप उससे जो मर्जी काम करवाएं। सो एजुकेशन का ना होना, अवेयरनेस का ना होना, लॉज की, देखिए जो अभी जिक्र हो रहा था डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट का, वो कानून जो है वो बच्चों के लिए नहीं है। सो बुनियादी तौर पे वो अडल्ट के लिए जो है, जो डोमेस्टिक वर्कर्स, जो बड़े अफराद जो हैं वो लोगों के घरों में काम करते हैं, उनके लिए वो कानून बनाया गया था, जिसकी तीसरी जो शिक है उसके अंदर सिर्फ एक ये लाइन डाल दी गई कि 15 साल से कम उम्र का कोई भी फर्द जो है वो किसी के घर में काम नहीं करेगा, बस। उसके अलावा वो अगर कहीं पे कर रहा है काम तो क्या करना है, ठीक है। अगर उसको कुछ हो जाए, कोई लॉ जो है वो उसके बाद बड़ों की बात करता है, वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज की बात करता है। आपके पास तो लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है, तो कहाँ से वो कमेटीज बनेंगी, कहाँ से वो शिकायत जो है वो यूनियन काउंसिल को जाएगी, यूनियन काउंसिल जो है वो कोर्ट को जाएगा, और उस वक्त तक बच्चा या वो लड़ाई जो है वो पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाएगी। सो जो डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट है वो बुनियादी तौर पे जो है वो बच्चों की घरेलू मशक्कत को रोकने का कानून नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो बच्चों की घरेलू मशक्कत है, ये लेबर से ज्यादा प्रोटेक्शन का इशू बन गया है। वाहिद ये ऐसा शोबा है, वाहिद ये ऐसी ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमवात, बहुत शदीद तशद्दुद जो है वो सामने आता है। और मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 1.5-2 महीने के अंदर कोई 5 से 6 बच्चे रेस्क्यू करा चुकी हूँ जो मीडिया पे नहीं आए हैं, जो हमें तला मिली है, हमने जाके उनको रेस्क्यू कराया, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के हवाले किया, और जो तशद्दुद का निशाना बने हुए थे, जिनको मारा गया था, जो वहां से अपने काम करने की जगह से उस घर से भाग गए इस तरह से। सो ये अब आपको देखना पड़ेगा कि आपने इसको एज अ प्रोटेक्शन इशू लेना है कि एज अ लेबर इशू लेना है। लेबर डिपार्टमेंट के पास तो ऑलरेडी इतने ज्यादा काम और इतने कवानीन हैं,
आपके पास पहले 2 बच्चों के कानून है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्टेटस है, जो आप तीसरे कानून को भी सोच रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट जो है वो कर देंगे। सो ये कुछ गुजारिशात है, आगे चलते हैं, देखते हैं फिर आगे डिस्कशन में कहाँ तक बात पहुंचती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजदा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसको बताया है कि जो गुर्बत है हमने उसको ही खींच के इस तरह से कर दिया हुआ है कि हर मसले का जो कॉजेज हमें नजर आती है, वो भले हम कह दें कि इलिटरेसी है गर्ल चाइल्ड के अंदर, तो हम कह देते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है, गुर्बत है, इस वजह से हम बच्चों को स्कूल जो है वो नहीं भेज रहे। चाइल्ड लेबर की बात करते हैं तो वो भी इसी के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान के अंदर तो उसको भी हम इसी के साथ जोड़ देते हैं। जी रजिया अजीज साहबा, आप इसके ऊपर जो है क्या कहना चाहेंगी? अनम्यूट करें रजिया बाजी, अनम्यूट करें। मैं भी ये कि आप किसी भी बच्चे को कहीं पे भी चाइल्ड लेबर करते हुए देखेंगे ना, तो आप बड़े प्यार से उससे बात करेंगे ना, तो उसने यही बताना है कि हम लोग बहुत गरीब हैं, मेरे मामा पापा कुछ नहीं कर रहे, या मेरा पापा नशा करके सोया होता है और मेरी मामा जो है वो घरों में काम करती है, और हम 5 बहन भाई हैं, 7 बहन भाई हैं, हमारा कमाने वाला कोई भी नहीं मेरी माँ के अलावा। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो ये गुर्बत को जाहिर करता है कि कमाने वाला एक है, कि अगर बाप है तो वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो नशा करता है, घर में सारा दिन रहता है, उसको नहीं पता कि मेरे घर में बच्चों के लिए खाने के लिए कहाँ से आना है, कहाँ से नहीं आना, और घर का अगर रेंट देना है वो कहाँ से आना है, घर के खाने के लिए, और बिजली का बिल है और अखराजात कहाँ से आना है। तो माँ मजबूर हो जाती है बच्चों से लेबर करवाने के लिए। तो चाहे वो आजकल देखा जाए तो इतने छोटे छोटे बच्चे लेबर करते हुए आपको नजर आएंगे, 5 या 6 साल के बच्चे आपको, बहुत छोटे छोटे बच्चे आपको लेबर करते हुए कहीं भी आप आते जाते हुए देखेंगे ना। तो यहाँ फैसलाबाद में तो बहुत सारी चाइल्ड लेबर है। आप छोटे बच्चों को, और खासकर देखा जाए मैं तो बहुत सारी, ये झंग रोड पे अगर चले जाए जीसी यूनिवर्सिटी वाली साइड पे और उसी एयरपोर्ट वाली साइड पे, माएँ जो है छोटे छोटे बच्चों को लेके इतनी गर्मी और इतनी सर्दी में जो ना वो खड़ी होके मांग रही होती है। तो अगर उनसे बात करें कि आप क्यों इतनी गर्मी, इन बच्चों का क्या कसूर है, जी मेरा मर्द कुछ भी नहीं करता, मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई और सहारा ही नहीं है मांगने के अलावा। तो उनको बड़े प्यार से समझाते हैं कि इतने, ये 3-4 माह का बच्चा है या 5-6 साल का बच्चा, इतनी गर्मी में आप उनको नंगे पांव लेके खड़ी हैं, आप खुद भी नंगे पांव हैं, बच्चा भी बेचारा इतने कपड़े नहीं उसने पहने होता कि इतनी गर्मी में, कि वो बच्चे पे तो मौसम का असर पड़ेगा, वो बीमार भी हो सकता है, वो औरत भी बीमार हो सकती है। लेकिन ये क्या है जी, हम गरीब हैं, हम नहीं काम भी वो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, ये भी समझ से बाहर की बात है। तो मजबूरी उनकी ये है कि हम काम भी नहीं कर सकते, ये एक उनके पास जरिया है जी मांगने का, या बच्चों से मजदूरी करवा ली। तो ये जो है ना क्या कह सकते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर्स जो है वो मैच्योर लोगों फीमेल के लिए, या डोमेस्टिक वर्कर्स जो है वो बच्चों के लिए कानून नहीं बना, 2019 में ये कानून बना है, और लेकिन ये बच्चों के लिए तो नहीं बना, लेकिन जो बच्चों के पहले कानून बन चुके हैं वो तो उसके ऊपर तो अमल दरामद नजर नहीं आ रहा कि उस पे भी काम हो रहा है। तो हमें जरूरत है अपने जो सियासतदान हैं, हमारे लीडर्स हैं, उनको याद करवाने की कि ये चाइल्ड लेबर, हमें इसको किस तरह हम इनको काम कर सकते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो काम बहुत कर रहा है, यहाँ पे फैसलाबाद में भी बहुत काम कर रहा है, लेकिन वो काम करते हैं फिर वही हाल हो जाता है, वही बच्चे वहां पे आपको काम करते हुए नजर आएंगे, और उनको कोई बच्चों को डर नहीं, कोई खौफ नहीं है इतनी इतनी देर तक जब वो काम करते हैं। तो वो यही कहते हैं हमारी मजबूरी है। तो यही कि जब एक घर में 5-5, 10-10, जैसे रिजवाना का केस आपके सामने है कि उसके 10 बहन भाई हैं, 2 की डेथ हो गई है, तो यहाँ से अंदाजा लगा लें कि वो एक, अगर वो रिजवाना एक घर में काम कर रही है और उसके दूसरे बहन भाई पता नहीं कहाँ कहाँ पे वो काम कर रहे होंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले, मैं समझती हूँ, हम बच्चों के पेरेंट्स का कसूर है कि जो घरों से भेजते हैं उनको अपनी नजरों के सामने, अगर वो सुबह को किसी के घर में जाते हैं, चलो वो रात को घर तो आ जाते हैं, जो इतने इतने सालों के बाद पैसे की वजह से, और पैसे भी इतने कम,
तो इतने इतने साल से अपने बच्चे को दूसरों के हवाले कर देते, उनको नहीं पता कि हमारे बच्चों पे क्या तशद्दुद हो रहा है। ये तो एक केस सामने आया रिजवाना का, लेकिन ऐसे बहुत से केसेस है जो जिनका पता ही नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले पेरेंट्स की भी अवेयरनेस की जरूरत है कि वो क्यों इस तरह के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को घरों से निकाल देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि अगर बच्चे इतना वो नहीं उनकी एजुकेशन या उनकी सेहत पे उनके दूसरे अखराजात पूरे नहीं कर सकते, तो इतने बच्चे पैदा करने की भी क्या जरूरत है। इंसान अपनी, कहते हैं ना कि चादर देख के पांव फैलाने चाहिए। तो अगर इतनी महंगाई में आप अखराजात नहीं पूरे कर सकते तो आप बच्चे भी इतने पैदा ना करें। तो मेरे ख्याल में तो ये आबादी, एक खानदान में, एक फैमिली में इतने इतने बच्चे हैं, तो गुर्बत का जो वजह है वो ही है कि ज्यादा आबादी होने की वजह से। बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, आप बहुत क्विक रिव्यू इस पे देंगे और फिर हम लेजिस्लेशन पे बात करेंगे कि जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हैं वो मौजूद हैं, उस पे कितनी जो है इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, वो किस तरह से डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर को जो है वो कवर करते हैं। तो पहले हम जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था उसी पे बात करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इसमें जो फोकस है वो देखिए कि एक है चाइल्ड लेबर और एक है चाइल्ड वर्क, और इसमें फर्दर इसे डिफरेंशिएट करें तो डोमेस्टिक वर्क, तो ये तीनों काइंड इसकी अलग-अलग हैं। एक जो डोमेस्टिक वर्क कर रहे हैं इसके लिए स्पेशल लॉ है, और उसके साथ जो चाइल्ड लेबर है ये बिल्कुल इसके लिए सेपरेट लॉ है। और जो फोर्सफुल लेबर है, चाहे वो ब्रिक कैलन में है, कहीं भी है, जो भी कर रहे हैं, इसको भी डिफरेंशिएटेड लॉ अलग-अलग करता है। और इसके साथ हम ये देखेंगे कि इसकी वजह जो आपने रूट कॉज पूछी है, वो ऑब्वियसली एक इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए जो हमारी कंट्री है, इसमें जो इम्बैलेंस सोसाइटी है, ये एक फैक्ट है कि एक तरफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और एक तरफ रिसोर्सेज का जो है ना बहुत कम है। तो उसके बीच में जो रहने वाली मिडिल क्लास सोसाइटी है, उसने अगर सस्टेन करना है तो उसने कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करना है। ये नहीं है कि अगर वो बिल्कुल दूसरे टायर में है तो वो फिर भीख मांगते हुए नजर आएंगे, और जो अपर क्लास है उसका तो बात ही ना कीजिए आप। अब ये जिम्मेदारी हम शहरियों की बनती है, जो किसी पोस्ट पर हैं या जो कुछ कर सकते हैं, आवाज़ हक उठा सकते हैं, तो उसके ऊपर हमें इस चीज़ को अवेयर इस तरीके से करना है कि चाइल्ड वर्क को लैदा करें, चाइल्ड लेबर को लैदा करें, और एक डोमेस्टिक वर्क जो सा उसे लैदा करें। अमूमन हम इस चीज़ों को मिक्स करते हैं, तो उसकी वजह से फिर हमारे पास वो ऑप्शन नहीं रहती कि फिर एक आधा वाक्य ही लेकर इसे हाईलाइट करता है। और जो इस वक्त हो रहा है हमारी सोसाइटी में, एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम में देखिए क्या इवनिंग में स्कूल सिस्टम है, इवनिंग में हमें तो नहीं नजर आता, जो है सारा मॉर्निंग में गवर्नमेंट के आपको स्कूल नजर आएंगे। इसके साथ जो वो वर्क कर रहे हैं बच्चे, जो चाहे वो घर में हैं या चाहे वो बाहर में हैं, इसके ऊपर अगर कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में या किसी शॉपिंग मॉल में या कहीं भी हम देखें, तो हम सब देखकर पास से गुजर जाते हैं। अगर वो छोटी बच्ची की रास्ता ने जैसे मिसाल दी है, तो किसमें ये करीज है या किसमें ये है कि हम कहें कि जी ये तो आप इलीगल कर रहे हैं, आपने किस कानून के तहत इस बच्ची को ये बच्चा उठाया हुआ है, ये कर रहे हैं? कोई भी नहीं आवाज उठाएगा। हम सब उससे हंस के बात करेंगे या मिलेंगे अगर हमारे जानने वाले हैं, वरना अगर कोई गैर है तो देख के बस हल्का सा देंगे जेस्चर और गुजर जाएंगे। ये सोसाइटी का अलमिया है। और दूसरा जो इस वक्त सोशल मीडिया का रोल है, हम इसको देखें कि जो इस सोशल मीडिया को पॉजिटिव कितना इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कितना है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम कम अज कम ये चीज़ों को जो महकमा लेबर डिपार्टमेंट है उससे फोकस करके कह सकते हैं कि आप एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैकेनिज्म दें, और आपके जो इस वक्त महकमे में टोटल इंस्पेक्टर्स कितने हैं, कितने डेली बेसिस पे हैं, कितने परमानेंट हैं, जिनको कंप्लेंट करनी है, जिन्होंने ये इशू को आगे लेके जाना है, वो नहीं है। अगर वो राजस्थान लोकल गवर्नमेंट की बात की, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो या ना हो, उसके तहत जो यूनियन काउंसिल का स्ट्रक्चर है, चाहे वो एमसीएल में ले जाए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, चाहे वो इसमें ले जाए आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में, टाउन सिस्टम में, तहसील सिस्टम में, उनके एम्प्लॉयज का पूरा एक स्ट्रक्चर है। हम अगर वो इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं हैं यूनियन काउंसिल के, वो इलेक्शन के तहत जिन्होंने आना है लोकल गवर्नमेंट, हम यूनियन काउंसिल को एक लोकल गवर्नमेंट से एक रखकर सेमिनार कंसल्टेशन, पंजाब की हद तक बात करूंगा, तो उसमें हम कह सकते हैं कि जी आप अपना यूनियन काउंसिल का स्ट्रक्चर दें,
अभी तक 2019 का जो वो कानून है उसका रूल्स नहीं है। अब वे भी अब हार्म रहता है। अगर लॉ बना देती है गवर्नमेंट तो उसके रूल्स भी फौरी आने चाहिए। पहले रूल्स आने चाहिए या इकट्ठा आना चाहिए कि अगर हम कानून बना रहे हैं तो इस पर चलेगा कैसे, अमल दरामद कैसे। कानून बन जाता है और जो उसको चलाने का मैकेनिज्म है वो आता ही नहीं है कि रूल्स होंगे तो सिस्टम पता चलेगा ना कैसे दिस लॉ शैल बी इम्प्लीमेंटेड इन द सोसाइटी। और अभी तक रूल्स नहीं। और दूसरा ये है कि मल्टी लॉज मिक्स किए हुए हैं। अगर वो इश्यूज में रिजवाना वाले में मिसाल है कि अगर उसकी जानी थी कंप्लेंट लेबर में, मगर जब उसे इंजरीज आ गई तो ये क्रिमिनल ऑफेंस बन गया। अब वो जाएगा पुलिस में पाकिस्तान पीनल कोड के तहत, और फिर इंजरीज की नेचर के मुताबिक उसके ऊपर ऑफेंस लगेगा। और इसके साथ साथ उसकी रिहेबिलिटेशन का, रिहेबिलिटेशन का वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एक्ट है वो भी इसमें लागू होगा। तो ये मल्टी जो लॉज हैं, ऐसे इश्यूज को इस प्रोग्राम की वसातत से रिकमेंडेशन ये होगी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत कोई एक भी इशू हो, चाहे वो चाइल्ड वर्क का हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर का हो, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर का हो, उसकी डिफरेंशिएट डेफिनेशन अलग-अलग है। मगर जब इशू होगा तो उसका मैकेनिज्म कंप्लीट का है। को इस डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन को मैं हेड करता हूँ 1043, ये खवातीन की हेल्पलाइन है, पंजाब में 24 घंटे चल रही है। कोई भी खातून किसी वक्त भी कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकती है, गाइडेंस ले सकती है। और अगर उसका मामला किसी भी महकमे में अटका हुआ है, चाहे पुलिस में है, किसी भी महकमे में है, कंप्लेंट उसकी रजिस्टर है मगर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उसमें भी 1043 हेल्प करती है। इसी प्रोग्राम की वसातत से अगर कोई गर्ल चाइल्ड का इशू आता है तो वो भी ये हेल्पलाइन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ऑन कर सकती है। इसके ऊपर भी हम एक रिकमेंडरी बॉडी के तौर के ऊपर इन्फोर्स करवा सकते हैं लॉ को। तो एक तो ये, और दूसरा ये है कि जो रूट कॉजेज हैं, रूट कॉजेज में दो चीज़ें एक्सक्लूड नहीं की जा सकती। जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा निज़ाम है, इसमें एक तो गुर्बत घुसी हुई है। गुर्बत को ख़त्म करने का तरीका जो उनसे है, ये नहीं है कि बच्चों को हम वर्क पे लगा दें, उसके वालिदैन या उसके गार्डियन। और एजुकेशन और हेल्थ, ये जो चीज़ें स्टेट की हैं इस लॉ में भी मेंशन है। और जनरली भी जो सोशल सिक्योरिटी का और जो लॉ है हमारा ज़कात एंड उशर का, या जिस भी मज़हब से उसका ताल्लुक है, तो उसमें स्टेट ले सकती है। अब ये आप जैसे जो इंटेलेक्चुअल लोग बात कर रहे हैं या जो प्रोग्राम है, इसमें हमें कंक्रीट डिस्कशन ये करनी चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करें। ये जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मसाले हमारे पास बड़ी हैं, 10 मसाले मैं दे सकता हूँ, फलां जगह क्या दे। फोकस ये होना चाहिए कम वक्त में ज़्यादा कि ये जो लॉ हैं इन्हें इंटीग्रेटेड कैसे करना है और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और रूल्स कब आने हैं और रूल्स के ऊपर अमल दरामद कब होना है। इंस्पेक्टर जो से अपने अपने एरियाज के हैं, इस लॉ में है कि रजिस्ट्रेशन। आप मुझे बताएं जितने लोग घरों में काम करवा इमरान रहे हैं साहब, इनकी सॉरी रजिस्ट्रेशन हो रही है? मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अगर आप लॉज पे ही बात कर रहे हैं तो उसी पे हम बात कर लेते हैं, उसको फिर देखते जी हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो ग्रे एरियाज जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको कैसे हम जो है वो लेके जा सकते हैं। सबसे प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर एक जो है ना फ्लोर ओपन कर देती हूँ अपने क्वेश्चन के साथ ना, कि जो जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है वो कहाँ पर जो है वो लैक कर रहा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या जो है गैप्स हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को किस तरह से जो है वो स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उस ब्रिज को जो है वो कैसे हम जो है वो उस गैप को जो है वो फिल कर सकते हैं। हम देखते हैं इसको वो 4 सतहों पर मेरे मुताबिक। सबसे पहले जैसे रिजवाना केस को हम स्पेसिफिकली जो है वो डिस्कस कर ले कि वहाँ पेरेंट्स का भी रोल बनता है कि पेरेंट्स जो हैं वो 6 माह तक क्यों उसने नजरअंदाज किया अपनी बेटी को ना, वहां से सैलरी लेते रहे। तो इतना तो बनता है पेरेंट्स का कि वो मंथली बेसिस पे, चलिए वीकली बेसिस पे नहीं जा रहे तो मंथली बेसिस पर देखें कि उनकी बेटी के साथ किस तरह का सलूक जो है वो रवा रखा जा रहा है वहां पर फैमिली के अंदर। दूसरा रोल बनता है हमारा सोसाइटी का, जैसे माइंड सेट है, जैसे जज के हाँ वो काम कर रही थी तो अभी उसको कहा गया जी उसकी बीवी जिसने उस पर तशद्दुद किया है वो मेंटली उस तरह से जो है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो उस पर वायलेंस जो है वो किया गया। तीसरा रोल बनता है हमारी सिविल सोसाइटी का, और फिर चौथा रोल कि गवर्नमेंट जो है इन सारी चीजों को जो है वो ओवरकम करने के लिए अपना रोल कैसे प्ले कर सकती है। लाइक अगर हम कहीं पर किसी को कहते हैं ना कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, तो हम ऑल्टरनेटिव क्या हमारे पास मौजूद है, हमारी सोसाइटी के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास, या फिर पेरेंट्स के पास के, ताकि वो वहां से फैसिलिटेट हो सके। तो ये फ्लोर ओपन है। आपने इस बात को जो है रिकमेंडेशन को स्टार्ट किया, आपसे ही इसको स्टार्ट करते हैं और फिर लेके चलते हैं इस बात। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। इसमें यही वाली बात है, आप वाली बात ही आगे जाएगी कि जो
अल्टरनेटिव है, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है कि उनका अल्टरनेट क्या दिया जा सकता है उन बच्चों के हवाले। मगर अगर इसमें जो लेबर डिपार्टमेंट है उसको भी फ्यूचर में आप जरूर इंगेज कीजिए। बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे शाहिद साहब पंजाब लाहौर में जो लेबर डिपार्टमेंट में हैं, और एक दो दोस्त हैं जो अच्छी सोच रखते हैं डेवलप्ड माइंड के साथ, तो वो भी बारीकियां बताते हैं कि अपने महकमे की कमियां कहाँ हैं। लेबर इंस्पेक्टर्स कम है, वर्कलोड उनके पास ज़्यादा है, इसी तरह उनके जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी लैक करता है। तो ये हम सिविल सोसाइटी के जरिए मिलकर आवाज़ उठा सकते हैं कि पहले तो वो जो सा है अंडर रिसोर्स महकमे को उसकी पोस्ट फिल की जाए। वो डेली वेजेस पे लोग रखते हैं, अपनी मर्जी का काम करवाया, फिर उन्हें छोड़ दिया, रखा ना रखा, ये वाली एक तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो कंप्लेंट आ गई उसका टाइम फ्रेम फिक्स होना चाहिए कि जी अगर कोई कंप्लेंट आ गई है 6 महीने तक वो अदालतों में नहीं उसी तरह चक्कर लगाना पड़ेगा, ना इतना उनके पास टाइम है ना उनके पास रिसोर्स है। जो केस हाईलाइट हो जाएगा उसमें तो सिविल सोसाइटी एनजीओ वगैरह आ जाएंगी, जो हाईलाइट नहीं हुआ वो बेचारे उस तरह अदालतों के धक्के खाएंगे। इसके ऊपर जो सा है लेबर डिपार्टमेंट को ऑनलाइन लेकर उनको अपने साथ मिलाकर लॉयजन में ये किया जा सकता है कि कंप्लेंट का रिड्रेसल मैकेनिज्म 1 माह 2 माह के अंदर अंदर रिड्रेसल होना चाहिए, और इसके रूल जो उनसे है ना वो जल्द आने चाहिए। और इसके साथ साथ डोमेस्टिक वर्क, डोमेस्टिक लेबर, चाइल्ड लेबर, और इन चीज़ों को अगर फोकस रखा जाए, इसकी लदा जो उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए, और सोशल मीडिया टूल होना चाहिए। इसमें जो गवर्नमेंट की बेशुमार हेल्पलाइन चल रही है लोगों को नहीं पता। हम ऑफर करते हैं 1043 को आपके इस प्लेटफॉर्म से, जो औरतों की हेल्पलाइन है, इसमें गर्ल चाइल्ड का इशू है, लेबर का इशू है, हम हेल्पलाइन इसको ऑन करने के लिए तैयार है। इसमें थोड़ा सा स्पिरिट के साथ आगे आना पड़ेगा। वो बहुत सी ऐसी हेल्पलाइन है वो ऑन नहीं करती, कहते नहीं नहीं हमारा काम यही है। अभी जीबीवी की भी हेल्पलाइन बन गई, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर कोई इशू होगा तो आप वो कंप्लेंट करें उन्हें। औरतों का इशू हमारी भी हेल्पलाइन चल रही है। इसी तरह 1122 है, 1515 सिर्फ पुलिस कंप्लेंट्स के लिए नहीं है हेल्पलाइन, वो आपको गाइड भी करती है, आगे रेफर भी करती है। दूसरा अगर कुछ आपके किसी एरिया में गुजरे हो, ट्रैफिक बंद हो, तो कौन सी हेल्पलाइन है? 15 है। वो पुलिस के आप कहें जी मैं इस एरिया में गुजर रहा हूँ, ट्रैफिक बंद है, लोगों को नहीं मालूम, डरते हैं, वो कहते हैं अगर हमने कॉल की तो पुलिस आ जाएगी। इसी तरह हम सबको मिलकर सबसे पहले तो उसका कंप्लेंट का एक टाइम फ्रेम, और कंप्लेंट जो है वो रिजॉल्व होने की, रिड्रेस होने की मेरी रिकमेंडेशन ये होगी। बाकी इंटेलेक्चुअल है, रास्ता बाकी सब बताएंगे अपनी अपनी राय। मेरी तरफ से यही सजेशन होगी, लेबर डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड किया जाए, और इनका रूल्स में इस लॉ के, और इसका रिड्रेसल मैकेनिज्म का टाइम फ्रेम एज शॉर्ट एज मे बी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका कि आपने बहुत जो है अच्छी रिकमेंडेशंस जो है वो दी हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो क्या करने की ज़रूरत है, और किस तरह से जो है हम इस सारी चीज़ों को या इस प्रॉब्लम को या इशू को जो है वो अपनी सोसाइटी के अंदर काम कर सकते हैं। नबीला फरोज भट्टी साहबा, आपसे एक तो ये है कि जो हमारी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है, लाइक जैसे हम बात करें द पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट जो है 2019 के अंदर आया, इसी तरह UNCRC है जिसको हमने जो है साइन भी किया हुआ है, रेटिफाई भी किया हुआ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसकी जो क्लॉजेस स्पेसिफिकली चाइल्ड को जो है वो देखती हैं, चाइल्ड लेबर को उस पे, और फिर हम जो है इंटरनेशनल कमिटमेंट्स और जो नेशनल कमिटमेंट्स हैं उसको किस तरह से जो है वो देख रहे हैं कि कहाँ पर जो है ग्रे एरियाज हैं और लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है लॉज और पॉलिसी की। तो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को कैसे हम स्ट्रॉन्ग जो है वो पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं? थैंक यू। बहुत शुक्रिया नाजिया। एक तो मैं इसी से पंजाब का जो डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2019 है उसी पे बात करना चाहूंगी। मैं राशिदा की बात से मुकम्मल इत्तेफाक करती हूँ कि ये अडल्ट्स के लिए लॉ है, इस पे हम उतना रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन हमें थोड़ी सी स्पेस मिलती है। बच्चों के हवाले से ये 15 साल पे बात करता है, तो मैं इसके ऊपर बहुत क्लियर हूँ कि बच्चा जो है वो 18 साल से नीचे का है, क्योंकि पाकिस्तान ने CRC को रेटिफाई किया हुआ है, 33 साल हो गए हैं किए हुए, और CRC जो है वो बच्चे को 18 साल बताता है। तो अगर हमें और हमने ये जब ये लॉ बन रहा था तो उससे पहले इसके बारे में कंसल्टेशंस हुई हैं, सिविल सोसाइटी के साथ भी कंसल्टेशन हुई है गवर्नमेंट की, और चाइल्ड राइट्स मूवमेंट ने इस पे बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इन कंसल्टेशंस पे और अपनी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस दी, और हमारी तरफ से
यही था कि हम 18 साल से कम उम्र के बच्चे को घर में मुलाजिम नहीं देखना चाहते, क्योंकि 15 से 18 के दरमियान खासतौर पे जो बच्चियां हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होती हैं, सेक्सुअली बहुत एक्सप्लॉइट होती हैं, हैरेसमेंट के बहुत केसेस होते हैं। तो ये है कि जो ये भी लॉ है, इसमें भी हमारी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि 18 साल होना चाहिए। लाइट वर्क और हैवी वर्क और ये वो इसको हम नहीं मानते। 18 साल की उम्र तक कोई भी बच्चा किसी के घर में मुलाजिम नहीं होना चाहिए। जहां तक आपने इंटरनेशनल लॉ की बात की, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल लॉ, जिस तरह मैंने पहले बताया कि 33 ईयर्स से तो CRC को रेटिफाई किया हुआ है, और उसका आर्टिकल 19 जो है वो वाजे करता है कि निग्लेक्ट, अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेशन, नेग्लिजेंस, मारपीट, हर तरह से जो बच्चा है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तफसील के साथ ये प्रोटेक्शन बयान करता है कि बच्चों की किस तरह से प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और फिर CRC का ही आर्टिकल 32 जो है वो कहता है कि हैजर्डस जॉब में बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अब हैजर्डस जॉब में चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर को शामिल ही नहीं करते। राशिदा ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कपड़े धोने वाली मशीन की। हमारा ये CRC मतलब चाइल्ड राइट्स मूवमेंट जो है उसका अपना एस्टिमेट ये है कि पिछले 15 सालों में तकरीबन 70 बच्चे जो हैं वो मौत का शिकार हुए हैं चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर में, जो कि किसी और हैजर्डस ऑक्यूपेशन में नहीं हुए। 3 ऑर्गेनाइजेशन, पायलर, हारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट फॉर सेंटर फॉर सोशल जस्टिस ने एक स्टडी लॉन्च की, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में, उनकी स्टडी आई थी 2020 में, उसमें उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में 96 बच्चे जो हैं, 96 बच्चे जो हैं वो रेप का शिकार हुए हैं, और 44 बच्चे जो हैं उनकी डेथ हुई है। तो मतलब इतने हौलनाक और खतरनाक किस्म के फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आते हैं। एविडेंस बेस्ड हम मांग रहे हैं लेजिस्लेशन के ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों को घरों में जो है वो मुलाजिम रखा जाए। हमारा जो वैसे तो 18वीं तरमीम के बाद आपको पता है सारे सूबों के चाइल्ड प्रोटेक्शन पे भी अपने हवाले से लॉज हैं, लेकिन जो 1991 का चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट है वो तो ओवर रूल करता है, वो तो पूरे पाकिस्तान के लिए है, ओवरराइड करता है। और इसके अलावा 25A जो है वो भी पूरे पाकिस्तान के लिए। तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट है 1991 का, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट, उसमें एक नोटिफिकेशन के जरिया से ये शामिल किया जाए कि चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर जो है ये हैजर्डस जॉब में, जो हैजर्डस जॉब्स का शेड्यूल है उसमें इसको डाला जाए। ये हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। इसके अलावा पंजाब का एक लॉ आया है, पंजाब रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2016 में, तो इसमें भी चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर को हैजर्डस जॉब में नहीं डाला गया। जो हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, हमने 2010 में हमने रेटिफाई कर दिया था ILO के कन्वेंशन 82 को। तो कन्वेंशन 82 जो है वो कहता है कि चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर जो है ये स्लेवरी है, और चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर जो है ये हैजर्डस जॉब है। तो जब हम इंटरनेशनल लॉज को इस तरह से रेटिफाई कर चुके हैं, मान चुके हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का हम हिस्से हैं और अपने बच्चों से हमें प्यार है, तो हम क्यों नहीं इसको हैजर्डस जॉब्स में शामिल करते? इसको होना चाहिए। ये तो हो गई लॉ की बात। अगर आप मुझे आगे प्रैक्टिकल जो चीजें आपने सवाल किए थे सिविल सोसाइटी के थ्रू और माइंडसेट के थ्रू कैंपेन चलाने वगैरह, उस पर बात करने का कहती हैं तो ठीक है, अगर अगले पार्टिसिपेंट ने करनी है तो फिर मैं रुक जाती हूँ, जैसे आप कहें। नहीं, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी ठीक है। ये जो बात है कि हेल्पलाइन तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की भी है, और आपने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बहुत अच्छा काम कर रहा है, 1121 उनकी हेल्पलाइन है, वो करते भी हैं, लेकिन शिकायत करे कौन? मतलब हमारे एक चादर और चार दीवारी का जो तस्वुर कायम कर दिया गया ना कि किसी के घर के अंदर से कुछ हो नहीं सकता, वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो कंप्लेन करना वो बहुत बड़ा इशू है। फिर इंस्पेक्टर्स का देखना, इंस्पेक्टर किस तरह से किसी के घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं और उसको देख सकते हैं,
वो जो है वो एक बड़ा क्रिटिकल काम है। तो इस पे अगर लॉ प्रॉपर होगा, लॉ के प्रोसीजर्स, उसके रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ एक्सप्लेन होंगे प्रॉपरली, तो फिर लोगों को भी कंप्लेन करने की आसानी होगी और उनको लगेगा कि हम अगर कंप्लेन करेंगे तो हम पे भी एतराज नहीं आएगा और इस पे वाकई कुछ अमल दरामद भी होगा। अब देखिए ना, जाहिर है रिजवाना को इतने केसेस, उसके सर में बेचारी के जख्मों में इन्फेक्शन के बाद कीड़े तक पड़े हुए हैं, और उस औरत को पहले 7 दिन की जमानत मिली है, फिर 7 दिन की जमानत मिल गई है, मतलब पहले उसको यकम तक जमानत मिली है, अब उसको 7 तक दोबारा मिल गई है। तो मतलब जब कोई शिकायत करता भी है और फिर हमारा लॉ एंड जस्टिस सिस्टम इतना कमजोर है कि वो कल्प्रेट्स को उस तरह से सजा देता ही नहीं है जिस तरह से उसकी बनती है। दो के लॉज वीक हैं, लॉज में सजा कम है, लेकिन जितना जितना कुछ है उसकी तो इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, वो भी नहीं होती। सिविल सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि सिविल सोसाइटी चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के हवाले से बहुत लाउड आवाज है, और हम लोग बहुत ज्यादा इस पे राशिदा की ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वैलेरी की ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर इसके अलावा हमारे सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे फनकार लोग, नादिया जमील ने इतनी अच्छी कैंपेन चलाई हुई है, फौजिया यजदानी मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने इतनी अच्छी कैंपेन चलाई हुई है। तो सिविल सोसाइटी तो बहुत प्रोएक्टिवली इस पे काम कर रही है, लेकिन बात वही है कि जब कोई केस इस तरह का होता है तो बहुत शोर उठता है, उसके बाद गवर्नमेंट फिर इस पे कुछ नहीं करती है और लोग फिर चुप होके बैठ जाते हैं। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल की जरूरत है, एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल। जब तक हम इस पे प्रॉपर लेजिस्लेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉपर प्रोसीजर्स नहीं बनवा लेते, उस वक्त तक इस पे बात करने की, इस पे काम करने की, इस पे लिखने की, इस पे बोलने की, इस पे एक्टिविटीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नबीला साहबा आपका। राशिदा, बहुत ही डिटेल में जो है नबीला साहबा ने जो है उसको डिस्कस कर दिया है कि जो लॉज है वहां पर जो है क्या फ्लॉज हैं, क्या ग्रे एरियाज है। तो अभी हम इस पे बात करते हैं जैसे कि एक्सेस टू जस्टिस है कि पेरेंट्स जो है या कोई बंदा जो है वो कंप्लेन करता है, तो एक्सेस टू जस्टिस में क्या इश्यूज आते हैं और फिर जो गवर्नमेंट की लॉज हैं उसमें किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, और खास तौर पे पेरेंट्स का रोल क्या हो सकता है इस तरह के केसेस को रोकने में। थैंक यू सो मच नाजिया। देखिए, सबसे पहला जो बेनिफिशियरी है इस सारे मामले में और बच्चों की को मुशक्कत पे रखवाने में, वो पेरेंट्स हैं। सबसे ज्यादा फायदा और एक उनका होता है और उसके बाद उसका होता है जिसके घर में या बच्चा जो है वो काम कर रहा होता है। सो बच्चा तो कहीं इस चीज का, अगर वो इतनी मेहनत भी करता है तो वो कोई बेनिफिशियरी इस चीज का है ही नहीं है। नबीला आपा ने बड़ी डिटेल में बात कर दी लॉज की। यहाँ पे अभी एक बात हो रही थी, जावेद साहब भी इस पे बात कर रहे थे कि जो प्रोसेस है, अभी आपने एक्सेस टू जस्टिस की बात की कि कंप्लेंट आती है तो उसका प्रोसेस जो है 1 और 2 मंथ जो है वो उसको डील करना चाहिए। लेकिन पहले मुझे ये तो बताइए, कंप्लेंट करनी कहाँ है? क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है? क्या अगर मिसाल के तौर पे मैं या आप किसी बच्चे को रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं, तो मैं कहाँ से जाके लेबर इंस्पेक्टर को ढूंढूंगी? मैं कहाँ से जाके जो है वो पता करूंगी कि जी यहाँ पे बच्चा एक बैठा हुआ था और मैं जो है वो इसकी मुझे शिकायत करनी है, तो कौन है लेबर इंस्पेक्टर? आपके पास पूरे पंजाब में 100 भी पूरे लेबर इंस्पेक्टर नहीं है, और पंजाब आपका पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा है। एग्री 100%। तो क्या क्या लेबर डिपार्टमेंट के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इन कंप्लेंट को ले सके? कंप्लेंट तो बाद में लेंगे, क्या मैकेनिज्म है कंप्लेंट सिस्टम का? क्या कंप्लेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि मैंने बच्चे रेस्क्यू कराए और आखिरकार मुझे जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की ही हेल्प लेनी पड़ी। मैंने उन्हीं को 1121 पे कॉल की और उन्हीं को वहां पे बुलाया और उन्हीं ने बच्चे को रेस्क्यू किया और अपने पास अपनी कस्टडी में लिया। सो मेरे लिए तो ये जो चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर का इशू है, ये प्रोटेक्शन इशू है, ये लेबर का इशू है ही नहीं है। क्योंकि जब भी कोई वाकया होता है उसमें जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ही आगे आता है। आप देखिए, अब सिर्फ रिजवाना वाले केस को ही देख लीजिए। अभी तक कोई भी लेबर डिपार्टमेंट का
कोई भी वहां से बंदा या लेबर डिपार्टमेंट की कोई स्टेटमेंट या कोई भी चीज किसी के भी अगर सामने आई हो तो वो मुझे बताए कि हाँ लेबर डिपार्टमेंट ने ये स्टेटमेंट दी है या लेबर डिपार्टमेंट ने ये एक्शन लिया है। यहाँ तक के 2019 में डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट आया था, आज तक मुझे ये बता दें कि क्या कोई एक भी केस इस एक्ट के तहत जो है वो FIR कटी है? बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वर्कर चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के केसेस जो है वो सामने आए हैं, लेकिन उसके अंदर डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट की कोई शिक शामिल नहीं होती। उसके अंदर जो है वो बच्चों पर तशद्दुद की शिक जो है वो पाकिस्तान पिनल कोड की जो 328A है वो उसको लगा दी जाती है, जो बच्चों पर जो है वो तशद्दुद की बात करती है, लेकिन उसके अंदर जो है वो डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट का कोई शिक जो है वो नहीं लगती है। सो इसका मतलब है कि ये मुकम्मल तौर पे एक प्रोटेक्शन का इशू है। और फिर दूसरी बात ये कि अगर एक बच्चा जो है वो कहीं पे काम कर रहा है और ब्यूरो भी अगर हरकत में आता है तो ब्यूरो भी तशद्दुद के बाद हरकत में आता है। ब्यूरो को भी अभी फिलहाल के लिए जो है वो अगर मैं कहीं फैक्ट्री में किसी के घर में सॉरी या कहीं पे बच्चे को काम करता हुआ देखूंगी तो तब मैं ब्यूरो को कॉल नहीं कर सकती। अगर उस बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा तो तब मैं ब्यूरो को कॉल करूंगी और तब वो उस पे एक्शन ले सकते हैं। तो हम तो ये कहते हैं जी अगर आप तशद्दुद का इंतजार करने के लिए ही ब्यूरो को जो है वो ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो पहले ही कर ले। हम बच्चे की मौजूदगी की इत्तला भी ब्यूरो को दे दें कि जी बच्चा यहाँ पे है, वनरेबल तो है ना, उनके लॉ के मुताबिक जो है वो बच्चे जो है वो डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट के उसमें अंदर मौजूद है कि वो बच्चे जो वनरेबल भी हैं ब्यूरो उनको भी रेस्क्यू कर सकता है। तो इससे ज्यादा वनरेबल बच्चे और कौन हो सकते हैं जो लोगों के घरों में है, जिनको कभी भी किसी भी वक्त जो है वो कुछ भी उनके साथ जो है वो हो सकता है। सो मेरे ख्याल में जो है इसको एज अ प्रोटेक्शन इशू लेना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा और इसको प्रोएक्टिवली लेना पड़ेगा, एक इमरजेंसी के तौर पे लेना पड़ेगा, तभी जाके आप डोमेस्टिक जो चाइल्ड लेबर है उसको कहीं कम कर सकते हैं। जैसे नबीला आपा ने कहा लातादाद ऐसे वाकयात हैं, लातादाद ऐसे वाकयात हैं जिसमें मैं पर्सनली उन बच्चों को जाके नाजिया मैं मिली उन बच्चियों को, खास तौर पे मैं आपको बता नहीं सकती कि उनको मैंने किस किस हालत में देखा है, किस तरह से उनके साथ जो है वो तशद्दुद का उनको निशाना जो है वो बनाया गया। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कितने और बच्चे जो हैं वो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे? आप दो एक या तो फिर आप एक मुकम्मल देखिए अभी जावेद साहब बात कर रहे थे रूल्स की, तो पाकिस्तान में खास तौर पे पंजाब के अंदर तो रूल्स बनाने का रिवाज ही नहीं है, कतन भी नहीं है। आपका 2004 में डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट आया था, आज तक उसके रूल्स नहीं है। अभी रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट की बात हुई, रूल्स नहीं है। ब्रेक किलन वाला लॉ रूल्स नहीं है। आपका ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट आज तक नोटिफाई नहीं हुआ। सो 19 में अभी ये तो अभी फिर नया है, तो इसके रूल्स कहाँ से बनेंगे? सो पंजाब के अंदर तो ऐसा कोई रिवाज ही नहीं, और जब रूल्स डिफाइन नहीं होंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये किसी एक डिपार्टमेंट अकेला नहीं कर सकता, ये मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। यहाँ पे जो है वो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट भी आएगा, यहाँ पे आपका एजुकेशन भी आएगा, यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो भी आएगा, यहाँ पे लेबर भी आएगा। इनको आपस में कोई इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा उस केस मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि जब एक बच्चा जो है वो अगर इस तरह के किसी बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनता है तो उसको मुख्तलिफ तरह की मदद दरकार होती है। उसको लीगल मदद भी चाहिए, उसको मेडिकल भी चाहिए, उसको साइको सोशल सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है, उसको वकील भी चाहिए, ठीक है, उसकी फैमिली। अब यही बच्चा लगा ले फैमिली, रिजवाना बच्ची फैमिली सरगोदा में है, 10 बच्चे हैं उनके, ऐसे ही है, और वो बच्ची और क्या, और वो फैमिली क्या इतने उनके फाइनेंशियल जो है वो हैं हालात कि वो फैमिली सरगोदा से अभी तक यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंटली बगैर किसी सपोर्ट के, किसी की फाइनेंशियल सपोर्ट के वो यहाँ पे अपने केस को परसू भी करे, इस्लामाबाद में अपने केस को परसू करे और अपनी बच्ची का इलाज जो है उसके लिए यहाँ पे वो रहे भी, खाना पीना दवाइयां चले, मेडिसिन, उसका इलाज जो है वो हुकूमत करा रही है कि
तो ये सारे मैकेनिज्म जो हैं, ये सारा जो सिस्टम है, गवर्नमेंट को एक चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम, केस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत है इस वक्त। पूरा एक सिस्टम, जैसे उसके एग्जांपल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर है आपका मुल्तान का, एक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से, भले वो बहुत एक महंगा प्रोजेक्ट है, वो बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके कोई लो कॉस्ट चीजें जो है वो देखी जा सकती हैं। उसको ऐसा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मैं बार बार उनका नाम इसलिए लेती हूँ कि मुझे नजर ही सिर्फ एक वही आता है कि अगर कोई बच्चे को कुछ हो गया है, किसी बच्चे को, तो अब देखिए मीडिया को उठा के देख ले, कहीं पे देख ले, आपको हर तरफ हर कोई उन्हीं से कांटेक्ट कर रहा है, रिजवाना के केस में क्या हुआ, रिजवाना का अब कैसी है, या रिजवाना को क्या किस तरह से चीजें जो है वो चल रही हैं, केस कहाँ तक पहुंचा है, ये हो गया वो हो गया, और कोई हमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तो हमें ये चीजों को जो है वो सोचना पड़ेगा। जहां तक बात है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की, डेफिनेटली मैं नबीला आपा से 100% एग्री कहती हूँ। बहुत प्रोएक्टिवली सिविल सोसाइटी काम कर रही है, और ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट भी आया था, ये भी ये जो शिक डाली थी 15 साल वाली, ये भी हमारा मुंह बंद कराने के लिए डाली गई थी, ताकि हम जो है वो थोड़ा सा सब्र कर लें कि जी बिल्कुल ये हो गया है, लेकिन ये काफी नहीं है। आपको एक पूरा सिस्टम लेके आना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा अपने एग्जिस्टम। देखिए, मैं नहीं कह रही कि एक नया डिपार्टमेंट खड़ा कर दे, बहुत पैसा चाहिए भाई। जो आपके पास इस वक्त एग्जिस्टिंग जो भी कुछ अवेलेबल है, उसको यूटिलाइज करते हुए आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें। आप मैस मीडिया अवेयरनेस कैंपेन जो है वो लॉन्च करें। हम और आप जैसे लोग जो है वो कितने को लोगों को अवेयर कर सकते हैं, हजारों में या शायद लाखों में। तो जहां पे आपकी करोड़ों में आबादी हो, तो आप करोड़ों लोगों तक पहुंचने के लिए जब तक हुकूमती सतह के ऊपर जो है वो इस तरह की मैस मीडिया अवेयरनेस कैंपेन जो है वो नहीं चलेंगी, उनको लोगों को नहीं बताया गया जाएगा, पेरेंट्स को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा, उनको ये एहसास नहीं दिलाया जाएगा कि भाई साहब आप बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, आप बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है जब तक वो किसी काबिल नहीं हो जाते। सो आप इसी गुर्बत के चक्कर में जो है वो चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे। अगर आप बच्चों से मुशक्कत कराएंगे, बच्चों से मुशक्कत करा के कभी भी आपके हालात जो है वो नहीं बदल सकते, ना बदले। सो इस बात का एहसास कौन दिलाएगा? उन लोगों को, उन पढ़े लिखे लोगों को जो अपने घरों में बच्चों को राजपाल, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, दोबारा मैं आपकी तरफ आती हूँ। सिर्फ रजिया अजीज साहबा का पॉइंट ऑफ व्यू ले ले इस हवाले से, और फिर हम बात करेंगे कि हमारे जो बहुत ही कंक्रीट से वे फॉरवर्ड्स हैं या रिकमेंडेशंस हैं, वो भले पेरेंट्स के लिए हो सकती हैं, और फिर सोसाइटी के लिए, और फिर गवर्नमेंट के लिए ना। 3 स्टेजेस पर इसको जो है वो हम देख लेते थोड़ा ये भी इंडिकेट जी, कर दो रजिया हाउ मच अजीज टाइम साहब। विल टेक फर्दर, कितनी देर तक अभी बस प्रोग्राम क्लोज की तरफ जाना है? बिल्कुल जी 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 इमरान साहब, हम इसको कोई विद इन 5 to 6 मिनट्स में जो है वाइंड अप कर रहे हैं। बस एक क्विक रिव्यू जो है वो रजिया अजीज साहबा का ले लें, और फिर 1 मिनट ईच स्पीकर जो है वो होंगे कि अगर श्योर कोई जो श्योर, है हमारी थैंक यू बात रह गई है तो हम उसको रिकमेंडेशन में डाल सकें। थैंक यू जी, श्योर। हेलो जी, इसमें जैसे कि रास्ता ने बहुत तफसील के साथ बात की है कि हमारे जैसे कि लेबर डिपार्टमेंट हम टाइम को बचाते हुए इमरान साहब आपसे बात कर लेते हैं, कोई रिकमेंडेशन ऐसी जो कि हम पेरेंट्स और सोसाइटी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ जो है वो देख सकते हैं, जो कोई बात रह गई है तो उसको हम करते हैं। लाइक जैसे हम कह सकते हैं कि जो जिस पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है रिजवाना केस में फॉर एग्जांपल, उसको वो उस ट्रॉमा से निकलने के लिए किस तरह की जो है वो हेल्प की जरूरत है, गवर्नमेंट के इदारे उन सारी चीजों को जो है वो कैसे देख सकते हैं कि वन विंडो में हो सके। लाइक जैसे सारे डिपार्टमेंट्स या जो एग्जिस्टिंग कंसर्न डिपार्टमेंट है वो कैसे वन विंडो में इसको लेके आ सकते हैं कि एक ही इदारे के अंदर जो है वो इस केस को कैसे डील किया जा सकता है डिफरेंट तरीके से। थैंक यू जी, अगर हम पंजाब की सतह पर देखें, पाकिस्तान के प्रोविंस एक सूबा को, पंजाब को, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं इस वक्त, मोस्टली आपके पार्टिसिपेंट भी, तो हम एक छोटा सा ग्रुप बना सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो पब्लिक के लिए हो, जिसमें हर कोई अपना इनपुट दे सके कि जो कंक्रीट भी हो, कोई ऐसा इशू होता है तो वो उस ग्रुप में रेफर हो, और हम लोग एक जॉइंटली वो पुश करें उस लेबर डिपार्टमेंट को
और जो डिस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट है उसके सेक्शन 3 में कोई भी ऐसा बच्चा जो नेग्लेक्ट हो रहा है उसमें वो रेस्क्यू करने का इख्तियार रखते हैं CPW, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो, उनकी हेल्पलाइन भी है। वो इसीलिए गवर्नमेंट के रिसोर्स से बना हुआ है ना, तो उसे हम हर कोई एक्टिवेट कर सकता है, उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरी सजेशन ये होगी, जो पहले बात कर ली वो रिपीट नहीं करना चाहूँगा, कि जो हेल्पलाइंस होती हैं या जो कंप्लेंट कहाँ की जाती है वो सारी चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद हैं, मगर इस पे भी तो आवाज़ उठती ना रिजवाना वाले केस में। तो इसी तरह एक ऐसी बॉडी हो जिसमें लोगों को पता होगा अगर कोई लेबर का इशू होता है, इतनी हमारी अवेयरनेस हम सोशल मीडिया पे फैला दें कि जो हुआ मसला तो उस ग्रुप में बता दो जी, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम उस लेबर डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करें। और फर्दर आपके प्रोग्राम की वसातत से बहुत सी चीज़ें लर्निंग हुई हैं आज के सेशन से, जिस तरह सब इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेंट ने कहा। तो मेरे जहन में एक प्लान आ रहा है कि जो इनका अंडर रिसोर्स हैं लेबर डिपार्टमेंट के, हम इसके ऊपर थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ, रिट जुरिसडिक्शन में जाकर या RTI में जाकर इनको तो एक्टिवेट करते हैं अगले 1-2 महीनों में कि जी अपना ये अंडर रिसोर्स करें और उसमें मिलकर आवाज़ उठाते हैं। आप अपने इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाएं, एक ग्रुप बना लें छोटा सा सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें किसी को भी ये चाइल्ड लेबर का, डोमेस्टिक वर्कर का, और ये जैसे चाइल्ड मैरिज का जो इशू है तो वो भी 16 साल का, वो भी कंट्राडिक्टरी लॉ है पंजाब में। तो इसके ऊपर कोई इशू हो तो वो हमारे ग्रुप में बताएं और हम अपने लिंक ग्रुप में वो बात को, आवाज़ को फैलाएं। ऐसे देखें थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से हम इंशाल्लाह ताला उन सोए हुए सरकारी महकमों को जगाने में कामयाब हो जाएंगे कि उन्हें सोचना पड़ेगा कि इतने इतने सालों से अगर रूल्स ही नहीं है तो फिर ये लॉ क्यों बने हुए। तो ये मेरी सजेशन होगी, बाकी और इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेंट अपनी अपनी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी इंटेलेक्चुअल फोरम। थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। और बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशंस हैं कि एक तो जो एग्जिस्टिंग कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है और उनको कैसे फंक्शनल किया जा सकता है। तो नबीला बाजी आपकी तरफ आते हैं कि कोई ऐसी बात रिकमेंडेशंस के अंदर जो रह गई हो आप करना चाह रही हो। जी नाजिया, एक तो ये है कि मैं ये बात कहना चाहूंगी कि पंजाब जो है, हम सबको पता है कि सबसे बड़ा सूबा है, तो जो ये इशू है ये पंजाब में बहुत ज्यादा है। मैंने जो जिन 3 ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र किया था जिनकी स्टडी का, उनकी स्टडी के मुताबिक 89% जो केसेस हैं वो पंजाब में होते हैं। तो हमें पंजाब के बाकी सूबों के बच्चों का भी डेफिनेटली, उनकी प्रोटेक्शन भी हम सबकी जिम्मेदारी है। तो पंजाब के लॉज में भी हैजर्डस जॉब में इसको डलवाना है। और दूसरा ये कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 11 है उसके मुताबिक स्लेवरी और फोर्स्ड लेबर जो है वो मना है। तो ये स्लेवरी जो बच्चों की है इसको हटवाने के लिए हमारी कैंपेन जो है वो तेज होनी चाहिए। और पेरेंट्स के हवाले से ये कि अगर पूरे मुल्क की सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट के इदारे और सब सिटीजन मिलके ये कैंपेन चलाएंगे कि फैमिली प्लानिंग जो है उसको गवर्नमेंट प्रॉपर अहमियत दे। अगर उसका तो बच्चे 10 नहीं होते, 2 होते, तो शायद वो अपने रिसोर्सेज में ही उनको पढ़ा भी सकती और उनके साथ बेहतर मयार जिंदगी के साथ जिंदगी गुजार सकती। तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स की सोशल सिक्योरिटी पे तवज्जो दें। पेरेंट्स को अगर बैतुल माल से और पूरे इसके अलावा फंड्स के अलावा वो वैसे मजदूर अगर सोशल सिक्योरिटी रखते हो तो फिर बच्चों की जो प्रोटेक्शन है वो आसान है। सिविल सोसाइटी जो है उनके ग्रुप्स ऑलरेडी काफी एक्टिव हैं और वो सब लेयर्स में, यानी ग्रास रूट लेवल पे भी और लेजिस्लेटर्स के साथ भी राब्ते में हैं और अपनी सी कोशिश जो है वो कर रहे हैं और हम इसको जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। आई थिंक सो रजिया साहबा जो है वो क्विट कर चुकी हैं या लिव कर चुकी है, हमें ड्यू टू इंटरनेट, पुअर इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है। जी राशिदा आप और फिर आफ्ताब साहब आप एंड पे जो है इसको कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच नाजिया। बिल्कुल कुछ चीजें तो नबीला आपा ने जो है वो कह दी, जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन कंट्रोल जो कि बहुत ज्यादा लिंक करता है इस इशू के साथ। हमें उस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि हम जो है वो उस तनासुब से अपनी पॉपुलेशन को जो है वो ग्रो करें कि हम जितना उसको जो है वो संभाल सकें।
एक दो चीजें मेरी तरफ से होंगी, जैसे मिनिमम वेज। मिसाल के तौर पे अगर वालिदैन जो है वो कहीं काम करते हैं या जो फादर हैं कहीं काम करते हैं, तो मिनिमम वेज एक तो उसको बढ़ाया जा सकता है, दूसरा ये कि उसको खैर जितनी वो है उसको उतनी भी अगर मिलना जो है वो इंश्योर हो जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो लिंक कर रही है। सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स जो हैं उनको इनहेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उनको लिंक करने की जरूरत है वालिदैन एजुकेशन के साथ, जो बड़ा जरूरी है। देखिए BIS प्रोग्राम आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, उसको लिंक करें कि वो वालिदैन जो मुस्तफीद हो रहे हैं किसी भी सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम से, वो उनको उस शर्त पर ये प्रोग्राम से जो है वो हेल्प की जाएगी अगर वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो। अगर उसको उसके साथ लिंक कर दिया जाए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट को नोटिफाई कराया जाए। देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ, कान में इधर से पकड़ूं या इधर से पकड़ूं, इधर से पकड़ूं, बात एक ही है। अगर डायरेक्ट कुछ चीजें हैं जो डायरेक्ट करने की जरूरत है, कुछ इनडायरेक्ट करने की जरूरत है, तो जो हमारा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है उसकी अगर 100% कोई इम्प्लीमेंटेशन को जो है वो इंश्योर कर लिया जाए, तो हम ना सिर्फ चाइल्ड लेबर का बल्कि चाइल्ड मैरिजेस का भी कहीं ना कहीं खात्मा जो है वो कर सकते हैं। सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स, हुकूमती सतह पे, गैर सरकारी सतह पे, ग्रास रूट लेवल पे जो है वो वालिदैन से खास तौर पे, क्योंकि देखिए होता ये है कि दूर दराज इलाकों से ये बच्चे आते हैं बड़े शहरों में काम करने के लिए, वालिदैन जो है वो भेज रहे होते हैं, तो कैंपेन जो है वो उन इलाकों में चलाने की जरूरत है जहां से वालिदैन जो है वो बच्चों को भेजते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। केस मैनेजमेंट सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम और कंप्लेन खास तौर पे कि हम किसको बताएं हम के बच्चा जो है वो यहाँ पे मौजूद है। हम अभी जो है वो हमारे पास कोई इस तरह का मैकेनिज्म जो है वो मौजूद नहीं है कि हम किसी के बच्चे की किसी घरेलू मुशक्कत में मौजूदगी की इत्तला दे सकें। उसको लाजमी तौर पे। और आखिरी बात, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी। हम बहुत सालों से इस बात का जो है वो तकाजा कर रहे हैं, इस बात पे बात कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे में इस वक्त जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी नहीं है और पंजाब में भी नहीं है। तो जब आपको पता ही नहीं है कि आपने किस रास्ते पे चलना है, कैसे चलना है वहां पहुंचने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए, और क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या आपके लवाजमात होंगे, तो फिर किस तरह से आप जो है वो बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। प्रोटेक्शन में जो है वो बच्चों के लिए जो है वो बजट में को इनहेंस करना, एजुकेशन के बजट को, हेल्थ के बजट को, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बजट को इनहेंस करना जो है ना, वो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेजिस्लेशन एक पार्ट है, लेकिन उस लेजिस्लेशन को बनाते वक्त इस बात का जरूर ख्याल रखें कि ये जो है वो अलमारी में नहीं सजनी, इसने ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होना है। वो उसको बनाते हुए जो है ना वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो सके और वो आम लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए हो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत ही वैल्यूएबल जो है आपकी रिकमेंडेशंस हैं और पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपने शेयर किए हैं। खास तौर पर जो स्टोरीज आती हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं इस प्रोग्राम को, तो बहुत सारे लोग जो है इससे लर्न करते हैं। एक तो ये है कि जैसे पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब के अंदर जब हम डिपार्टमेंट से बात करते हैं कि वो इतने फंक्शनल क्यों नहीं है, तो जो है वो मतलब कहते हैं कि जी रिसोर्सेज उस तरह से नहीं है, गवर्नमेंट का जो रोल है वो उस तरह से नहीं है कि इन इदारों को स्ट्रेंथन करने के लिए खास तौर पर फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज की बहुत कमी है पंजाब में अगर देखते हैं तो। दूसरा, एक्सेस टू जस्टिस को जो है वो बहुत आसान बनाने के लिए जो है गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। और तीसरा ये कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है, लाइक जैसे हम डोमेस्टिक एक्ट की बात करें 2019 की, तो उसमें अगर हम कोशिश करें कि एक नया लॉ बनाने की बजाय एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर अगर अपनी रिकमेंडेशन स्पेसिफिकली चाइल्ड लेबर के ऊपर जो है, डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर के ऊपर जो है वो उसमें रिफॉर्म के तौर पर लेके आते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा काम जो है वो हो सकता है। कि एक अलग से जो है लेजिस्लेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, आपको भी पता है पाकिस्तान में उस पर काम करना काफी मुश्किल भी होता है और एक जो है ना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है इसके अंदर। दूसरा जो है ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो स्किल डेवलपमेंट के जो इदारे हैं उनको भी जो है इन बच्चों को लेने की जरूरत है। कि अगर जो पेरेंट्स हैं उनको एजुकेशन की तरफ नहीं लेके आ रहे, तो फॉर्मल या इनफॉर्मल जो है ना एजुकेशन
उसमें उनको किस तरह से इन्वॉल्व किया जा सकता है, और खास तौर पर अगर वो एजुकेशन की तरफ नहीं आ रहे तो स्किल जो है वो कैसे ले सकते हैं, ताकि हम खत्म तो नहीं कर सकते डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर को, लेकिन इसको किसी हद तक जो है इसकी जो शिद्दत है या इसमें कमी ला सकते हैं, कि हम इस तरह के केसेस से बचने के लिए उसमें जो है वो कमी ला सकते हैं डिफरेंट जो है स्टेजेस के ऊपर। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप ही के जो है वो चीजों से निकल के आई हैं, कि हम जो है अपनी सोसाइटी को एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए कैसे रोल प्ले कर सकते हैं एज अ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो, और फिर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ही ज्यादा बनता है कि वो अपने बच्चों को कैसे एजुकेट करते हैं, जब वो कहीं पर भी एज अ डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर उनको जो है वो छोड़ के आते हैं, तो उनके साथ उनके एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। भले कोई इदारा जो है उसको उस तरह से ऑन नहीं कर रहा, तो वो खुद से बैठकर कैसे इसके ऊपर जो है वो नेगोशिएट कर सकते हैं कि अगर हमारे बच्चे के साथ आप इस तरह से करेंगे, या वो उसके ऊपर किसी भी तरह का तशद्दुद जो है वो होता है, उसकी कोई भी फॉर्म है, तो हम आपके ऊपर किस तरह का एक्शन जो है वो ले सकते हैं। तो ओवर टू यू आफ्ताब साहब, आपको कि आप इसको कैसे जो है कंक्लूड करना चाह रहे हैं, या किस तरह से जो है इसको वाइंड अप करना चाह रहे हैं। थैंक यू नाजिया। मेरे ख्याल है सबसे पहले तो आप जो हमारा अगला प्रोग्राम है उसको शेयर कर लीजिए। मैं स्क्रीन पे उसका पोस्टर शेयर कर देता हूँ। प्लीज। हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो है सैनिटरी वर्कर्स के ऊपर। सॉरी ये गलत हो गया। रुके जी मैं वेट कर रही हूँ, प्लीज। हाँ गलत हो गया, सारा गलत हो गया। ये गलत हो गया मुझसे। नहीं नो इशू। तो जितने हमारे देखने वाले लोग हैं और जितने हमारे आज के स्पीकर हैं, हम 12 अगस्त को एक प्रोग्राम जो है वो करने जा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, और स्पेसिफिकली ये जॉब जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए जो है वो फोकस कर दी जाती है। गो के पंजाब के अंदर जो है इसके ऊपर एक जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है कि एडवर्टाइज के अंदर जो है वो किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज को जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसमें नॉन मुस्लिम्स या ओनली फॉर क्रिश्चियंस के लिए जो है वो नहीं लिखा जाएगा। तो उसके हवाले से दिगर जो इश्यूज हैं सैनिटरी वर्कर्स के, ये हम इसी टाइम पे 12 अगस्त को जो है 7 बजे से 8 बजे तक ये प्रोग्राम जो है वो करेंगे। हमारे गेस्ट स्पीकर्स जो हैं इसमें मेरी गिल साहब है जो कि फॉर्मर MPA हैं, नवीद एंती साहब हैं जो कि MPA हैं, पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं, सुजैन थॉमस हैं जो कि एक रिसर्चर हैं, पैमिला इमानुअल हैं जो कि एक डेवलपमेंट सेक्टर से जो है वो बिलोंग करती है, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इब्रार यूनुस साहब हैं जो कि सैनिटरी वर्कर्स पे जो है वो काम करते हैं, फैसल इलियास साहब हैं जो कि एक रिसर्चर हैं, और सैनिटरी वर्कर्स पे जो है इन्होंने काफी जो है वो काम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो किया हुआ है। राम कोहली साहब जो है ये सिंध से बिलोंग करते हैं, बाय प्रोफेशन ये एक एडवोकेट है और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और सैनिटरी वर्कर्स और दिग्गर जो इश्यूज हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज के उसके ऊपर जो है वो काम करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले हफ्ते जो है हम 12 अगस्त को इस पे जो है वो प्रोग्राम करेंगे, और जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, बाकी टीम के लोग जो हैं या आप जैसे जो सुनने वाले हैं, आपकी कोई रिकमेंडेशंस हो आज के प्रोग्राम के हवाले से या नेक्स्ट प्रोग्राम के हवाले से, तो जरूर हमारे साथ उसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू जी। थैंक यू नाजिया। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करने से पहले 2-3 चीजें शेयर करना चाहता हूँ। आज के हमारे पैनल ने और हमारी जो मॉडरेटर हैं उन्होंने बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग गुफ्तगू की, और ये एक लर्निंग प्रोसेस था बहुत से लोगों के लिए, स्पेशल मेरे लिए। बहुत सी नई चीज़ों का मुझे मालूम हुआ, और उन्होंने ना सिर्फ इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की बल्कि बहुत से प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस भी दी। उन्होंने कोई 6 मेजर इश्यूज पर बात की है, जिसमें चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड लेबर, डोमेस्टिक लेबर, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कॉमन पीपल और कंपल्सरी एजुकेशन। मैं इसमें 2 चीजों का इजाफा करना चाहता हूँ, एक तो जस्टिस सिस्टम और दूसरे मीडिया का किरदार। जस्टिस सिस्टम जो है, इस केस की वजह, रिजवाना के केस की वजह से हमें लगता है, एक दफा फिर हमें लगता है कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो कमजोर लोगों को इंसाफ फराहम करने में नाकाम है। कैसे एक ताकतवर की जमानत तो एकदम हो जाती है, और जो कमजोर लोग होते हैं उनकी 6-6 महीने, साल 2-2 साल तक जमानत भी नहीं होती, और कैसे एक कोर्ट के अंदर मौजूद
जब वो खातून जिसकी जमानत हो रही थी, तो कुछ लोग वहां पे मौजूद थे जो वो ये कह रहे थे मीडिया से कि एक जज दी बीवी है, जरा हाथ हौला रखे। वो कौन लोग थे? रियासत ने क्यों ऐसे लोगों को कंट्रोल नहीं किया? क्यों रियासत ने ऐसे लोगों को मौका दिया कि वो इंसाफ के साथ खेले? दूसरा जो इशू था इसमें कि वो बच्ची जो है वो एक जज के घर काम कर रही थी। ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। वो जज जिसने कानून पर अमल दरामद करना है, जिसने इंसाफ फराहम करना है, जो इंसाफ का एक मरकज है, उसके घर में एक बच्ची के साथ नाइंसाफी होती है। और फिर कहा जाता है कि वो औरत जो थी वो मेंटली अनस्टेबल थी। कभी उसने अपने हस्बैंड को तो नहीं मारा मेंटली अनस्टेबल होकर। तो ये ताकतवर लोगों का जो गुस्सा है, जो उनकी ज़हनी परेशानी है, जो परेशानियां दुख है, वो गरीबों पर क्यों निकलता है? जैसे एक ताकतवर मर्द वो कहेगा जी मैं परेशान था, मैं डिप्रेशन का शिकार था, और उसका गुस्सा अपनी बीवी पे निकलेगा। कभी अपनी माँ पर तो नहीं निकला, अपने बाप पर तो नहीं निकला। तो ये जो सोशल एटीट्यूड है, इसको भी एड्रेस करने की इंतहाई सख्त जरूरत है। फिर मीडिया का किरदार, मैं समझता हूँ कि मीडिया का इसमें बहुत पॉजिटिव किरदार है, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया को थोड़ा सा सेंसिटिव होने की भी जरूरत है कि मीडिया जो है वो विक्टिम पर फोकस करने के बजाय एब्यूजर पर भी फोकस करे। जो हमारे सोशल एटीट्यूड्स है वो इस किस्म के मामलात को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमारी सोसाइटी, हमारे दोस्तों ने कहा कि एक ऐसी सोसाइटी है जो हैव और हैव नॉट की सोसाइटी है, और ये एक इशू जो है ये रिफ्लेक्शन है उस पूरे अमल का, जहां पे सोसाइटी जो है उसके कुछ उन्होंने अपनी नॉर्म्स बना लिया, जो कुछ अपने रवैये बना लिया जो नेगेटिव भी हैं, और स्टेट की इनएबिलिटी भी है। अब इसमें हमारे साथियों ने हमारी मदद की है, उन्होंने हमारी रहनुमाई किया कि उन्होंने हमें लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान्स भी दिए हैं, उन्होंने मिड टर्म एक्शन प्लान भी दिए हैं, और शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान्स भी दिए हैं। और ये एक ऐसा अमल है जिसमें हमें मुसलसल आवाज उठाने की जरूरत है। मैं अपने तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज के प्रोग्राम को ज्वाइन किया, तमाम नाजरीन जो हमारे साथ अब तक जुड़े रहे, अपने तमाम जो मुकर्रीन हैं उनका, उनके वक्त के लिए, उनकी राय के लिए, उनकी खूबसूरत बातों के लिए, मोहतरमा नबीला फिरोज भट्टी साहबा का, रजिया शौकत साहबा का, राशिदा कुरैशी साहबा का, और जनाब इमरान जावेद कुरैशी साहब का, आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप किसी अगले प्रोग्राम में भी हमें ज्वाइन करेंगे। और आखिर में मुझे बहुत शुक्रिया अदा करना है अपने साथी नाजिया सरदार साहिबा का, जिन्होंने इंतहाई खूबसूरती से प्रोग्राम को चलाया। अगर प्रोग्राम आपकी नज़र में कामयाब रहा, फायदामंद रहा, तो उसका तमाम सेहरा हमारे साथी नाजिया सरदार साहिबा के साथ। और अगर इसमें कहीं कोई कोताही रही हो, कोई कमजोरी रही हो, तो उसकी तमाम जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखिए। शायद आपका एक छोटा सा अमल बहुत से इंसानों की जिंदगी में रोशनी भर दे। इसके साथ ही आप सबसे इजाजत चाहेंगे। खुदावंद आप सबका हामी नासर हो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय, थैंक यू।